बात करते हैं, मैं बस ये बोलूंगा, ज्यादा टाइम वेस्ट इस पे नहीं करेंगे। दोस्तों मेरे सेशन को देखो, नोट्स बनाओ, यही नोट्स काम आएगा। कल जो सेशन लिया था, ग्रेड हो गया, डेजिग्नेशन हो गया, रैंक हो गई, आई मीन प्रोफाइल हो गया, डिपार्टमेंट्स हो गया, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। और आज भी बहुत कुछ बताने वाला हूं जो शायद ना मिले कहीं भी। चलो बात करते हैं, रिटेल बैंकिंग डे 2 का आज है। एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में हम समझेंगे। बैंकिंग रोल में जितने भी लोग आते हैं, कैशियर, एक कैशियर क्या काम करता है दिन भर में, एक सर्विस ऑफिसर क्या काम करता है बैंक में, एक सर्विस मैनेजर क्या काम करता है, ब्रांच मैनेजर दिन भर में क्या काम रहता है उसका। अब आप बोलोगे सर ये तो ठीक है, लेकिन कुछ और भी चीजें होती है, राइट। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्या मालूम है? जो कैशियर होता है वो, जब आपसे एग्जांपल देता हूं, चलो कैशियर जो होता है ना, उसको टेलर बोला जाता है। जो टेलर होता है दोस्तों, उसका काम होता है कैश को मैनेज करना, राइट। जो उसके पास कस्टमर कैश लेके आ रहा है उसको मैनेज करना, डिपॉजिट, कोई कस्टमर आया कैशियर के पास पैसा जमा करने के लिए तो उसको डिपॉजिट लेना है, कोई कस्टमर आया पैसा निकालने के लिए तो उसको विड्रॉ करना होगा। उसके अलावा जब कैशियर पैसा कहीं से निकालता है, वॉल्ट से पैसा निकालता है, वॉल्ट क्या होता है बताऊंगा, वॉल्ट से पैसा निकाल रहा है, अपने काउंटर में पैसा रख रहा है, तो एक अकाउंट एंट्री करेगा, राइट। जब वो कस्टमर को पैसा दे रहा है तो एक एंट्री करेगा। आप देखते होगे वाउचर आपको मिलता है, एक वाउचर होता है, जिस एक रसीद होती है, जो रसीद आप फॉर्म भरते हो, एक छोटा सा वो फॉर्म देते हो आगे कैशियर को, कैशियर उसको देखता है और सिस्टम पे कुछ करता है, राइट। तो वो सिस्टम एंट्री कहते हैं उसको। अब मैं बताऊंगा, इसको एग्जैक्टली बताऊंगा, समझ लेना, सुन लेना, बहुत अच्छी चीज है। चलो अब बात करते हैं यहां पे क्या क्या चीजें होने वाली है। आज हम सीखेंगे क्या, एसेट्स लायबिलिटीज, एनडीटीएल क्या होता है उसका कैलकुलेशन, बैंकिंग रूल्स ओवरव्यू, करियर ग्रोथ स्ट्रैटेजी, करियर ग्रोथ, बैंक में कैसे करियर बनाए अपना। उसके अलावा है रिलेशनशिप मैनेजर का सक्सेस क्या है, कैसे होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझेंगे आज हम। बैंक एसेट्स क्या होता है, सबसे पहले हम चलो बात करते हैं, एक जनरल बात करते हैं एसेट्स के बारे में। दोस्तों देखो एसेट्स क्या होता है, ध्यान से सुनना, आपको किताबों में बहुत अजीबोगरीब डेफिनेशन मिलेगी, कंफ्यूजन हो जाता है। एसेट्स का मतलब होता है, पहली चीज, वो एसेट्स का मतलब वो चीज जो हमारी खुद की चीज है, जो हमारी खुद की संपत्ति है, हमारी खुद की प्रॉपर्टी है। चाहे वो आईफोन हो, चाहे वो फोन हो, कोई आईफोन मतलब कोई भी फोन हो, चाहे वो मोबाइल हो, फोन हो, चाहे वो आपकी गाड़ी हो, बाइक हो, घर हो, ये सब मेरा एसेट है। इस पे अधिकार किसका? मेरा, राइट। इस पे नाम किसका? मेरा। तो ये मेरा प्रॉपर्टी है, ये मेरी संपत्तियां हैं, राइट। एक तो ये एसेट्स हो गया। एक एसेट्स होता है जिसमें कहा जाता है कि जो एसेट्स है ना, ये कोई भी सामान, सुनना ध्यान से, कोई भी सामान, कोई भी चीज, कोई भी पैसा, मेरे साथ रिपीट करो, क्या? कोई भी सामान, कोई भी चीज खाने वाला चीज नहीं, चीज मतलब सामान, आर्टिकल, कोई भी चीज, कोई भी सामान, कोई भी पैसा, कोई भी चीज, कोई भी सामान, कोई भी पैसा, जो फ्यूचर में हमें उससे फायदा हो, फ्यूचर में हमें उससे पैसा मिले, वो चीज एसेट्स कहलाती है। ठीक है, कम अगेन विथ मी, एवरीवन रिपीट इट अगेन, रिपीट इट आफ्टर मी। क्या? कोई भी चीज, कोई भी सामान, कोई भी पैसा, कोई भी चीज, कोई भी सामान, कोई भी पैसा, कोई भी चीज, कोई भी सामान, कोई भी पैसा, जिसके जरिए हमें फ्यूचर में पैसा मिलता है, हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, तो वो चीज क्या हो गई? एसेट्स कहलाती है। वो चीज क्या हो गई? वो चीज, वो सामान या वो पैसा एसेट्स कहलाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया एसेट्स का मतलब क्या होता है। एसेट्स का मतलब पहला तो हमारी खुद की संपत्ति, चाहे वो कुछ भी हो, राइट। दूसरा होता है जिसमें कोई भी चीज, कोई भी पैसा, कोई भी सामान, जिसके जरिए हमें फ्यूचर में पैसा मिलता है। देखो एक चीज मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, आप लोग से जब कोई क्वेश्चन पूछता है, राइट, कोई क्वेश्चन पूछता है रिलेटेड टू वॉट एवर इंडस्ट्री यू आर फ्रॉम, जब तक मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर कोई चीज समझा रहे हो और वो समझाने का तरीका जो आपका है, जिस तरह समझा रहे हो, अगर 5 साल का बच्चा आपके समझाने से कोई टफ चीज समझ गया, तो समझो वो है असली कम्युनिकेशन वाला इंसान, वो है असली तरीका। क्योंकि देखो कोई भी चीज है, मैं फिर बोलता हूं, हमेशा बोलता हूं, आप अपने डेफिनेशंस को, आप अपने जो भी आप जिस भी टॉपिक पे बात कर रहे हो, जो भी आप समझा रहे हो, आप ऐसे समझाइए जैसे आप 5 साल के बच्चे को समझा रहे हो। अगर 5 साल के बच्चे को कितने आसान तरीके से आप समझा सकते हो, आपके अंदर वो अगर क्वालिटी है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। यही होता है, राइट।
जैसे व्हाट आई फील, मैंने तो ये जब मैं इन सब चीजों में आया तब मुझे समझ में आया कि यार देखो, जो ऑलरेडी तेज है, जो बच्चा, जो स्टूडेंट ऑलरेडी बहुत तेज है पढ़ने में, उसको सिखा के क्या फायदा? वो तो सीख ही लेगा यार, वो सीख लेगा। जो एक्चुअल में, जिसे कुछ नहीं आता, जिसे कुछ समझ में नहीं आता, जो कभी बोल नहीं पाता, उसको समझाना, उसको एक्सपर्ट बनाना ही कला है, आर्ट है। और मैंने वो चीज किया है, मेरे अंदर वो आर्ट है। क्यों? हवा में बातें नहीं कर रहा, ऐसे लोगों को मैंने अलग अलग जगह काम करवाया है, अलग अलग जगह ऐसे लोगों को मैं सिलेक्शन दिलवाया है। सिलेक्शन मैंने नहीं दिलवाया, सॉरी, मैंने नहीं दिलवाया, बस मैंने ट्रेन किया है। एंड डिपेंड करता है उन बच्चों के ऊपर, उन्होंने फॉलो किया है वो इंस्ट्रक्शंस। सिंपल है यार, आप फॉलो करोगे तो आगे बढ़ोगे, राइट? ठीक है, तो आपको समझना होगा ये चीजें। लायबिलिटीज, आयुषी पांडे, तुमने एकदम गलत आंसर दिया है, गलत आंसर है। बिल्कुल लायबिलिटीज ऐसा नहीं होता जिसकी वैल्यू फ्यूचर में डिक्रीज हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये एसेट्स है, ये भी एसेट्स होता है, राइट? इसे हम कहते हैं डेप्रिशिएटेड एसेट्स। समझिएगा दोस्तों, एसेट्स का मतलब होता है कोई भी सामान, कोई भी चीज, कोई भी सामान, कोई भी चीज, कोई भी पैसा जो फ्यूचर में हमें पैसा दे, फ्यूचर में हमें मॉनेटरी फायदा दे, ये एसेट्स होता है। और एसेट्स वो भी होता है जो हमारा खुद का सामान होता है। एसेट्स को दो तरह में डिवाइड किया गया है इकोनॉमिक्स के हिसाब से। एसेट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है एप्रिशिएटेड एसेट्स, पहला होता है एप्रिशिएटेड एसेट्स, और दूसरा होता है डेप्रिशिएटेड एसेट्स। पहला होता है एप्रिशिएटेड एसेट्स, दूसरा होता है डेप्रिशिएटेड एसेट्स। डेप्रिशिएटेड, ठीक है दोस्तों। एप्रिशिएटेड एसेट्स का मतलब होता है वो सामान, वो कोई भी सामान, कोई भी ऐसा सामान, कोई भी ऐसा आर्टिकल जो फ्यूचर में जिसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। जैसे जमीन, मैंने जमीन लिया, मैंने प्लॉट लिया, आज मैंने प्लॉट लिया, राइट? तो आज एग्जैक्टली, वेरी गुड मिथुन, गोल्ड, लैंड, तो मैंने आज अगर कोई जमीन खरीदी है 1 लाख रुपए में, आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल, 20 साल, कभी ना कभी तो उसकी वैल्यू अच्छी खासी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, राइट? क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जो लैंड मैंने लिया है उसके अगल बगल इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होगा, डेवलपमेंट होगा। सड़कें नहीं है तो सड़कें आएंगी, कोई वहां पे अगर कोई दुकानें नहीं है तो मार्केट आएंगी, दुकानें आएंगी, या कुछ और डेवलपमेंट होगा, तो उसके हिसाब से मेरा जो लैंड है, जो जमीन लिया है, जो प्लॉट लिया है, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, ऊपर जाएगी। तो वो क्या होता है? एप्रिशिएशन। एप्रिशिएटेड एसेट्स, एप्रिशिएट, बढ़ रहा है, राइट? तो एप्रिशिएट हो रहा है। वहीं पे कोई भी वैल्यू किसी भी सामान की, किसी भी गुड्स की, किसी भी सर्विसेज की, जब वैल्यू घटती है, डेप्रिशिएटेड होती है, राइट? मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास गाड़ी है, बाइक है, व्हाटएवर, ये जो सामान है ना, ये आज मेरा है तो मेरा, नो डाउट मेरा है, लेकिन फ्यूचर में इनकी वैल्यू घट जाएगी, गिर जाएगी। डेप्रिशिएटेड एसेट्स होता है, ये है तो एसेट्स। एप्रिशिएटेड एसेट्स क्या होता है? जो फ्यूचर में जिसकी वैल्यू बढ़ती है, राइट? एसेट्स का जनरली मतलब होता है कोई भी सामान, कोई भी पैसा, कोई भी चीज जो हमें फ्यूचर में फायदा दे, फ्यूचर में हमें पैसा दे, राइट? इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एप्रिशिएटेड एसेट्स वो एसेट्स होता है हमारा, वो एसेट जो वैल्यू जिसकी बढ़ेगी, आगे जाके जो फ्यूचर में वैल्यू बढ़ेगी। डेप्रिशिएटेड मतलब जिसकी वैल्यू घटेगी, करेक्ट? ये होता है एसेट्स। आज के बाद जिंदगी में कभी भूलना मत। साहिल टंडन बोल रहा है, भाई बहुत परेशान हूं, मुझे बैंक ऑडिट्स के का परफेक्ट नॉलेज है, मैं बैंकिंग सेक्टर ज्वाइन करना चाहता हूं। साहिल, धोखे से भी कोई कोर्स मत कर लेना, मैं पहले बता रहा हूं, अभी फिलहाल मत करना। ट्राई करते रहो। साहिल टंडन, मुझसे जरा पर्सनली टच में आना एक बार, टेलीग्राम पे जाना। टेलीग्राम पे मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर किया हुआ है, वहाँ पे तुम मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप पे कनेक्ट होना, देन विल डिस्कस। और अगर तुम्हें प्रोजेक्ट्स करना है, प्रोजेक्ट्स करोगे तो ही मैं तुम्हें कंसिडर कर पाऊंगा, वॉट एवर वर्टिकल यूर फ्रॉम, तुम्हें एक्टिविटी करनी पड़ेगी, तभी मैं कंसिडर करूंगा। सैटरडे को तुम्हारा सेशन लूंगा, जूम पे आना, जूम पे मिलते हैं, ठीक है? ऑलराइट, ये एसेट्स हो गया दोस्तों। आज के बाद कभी मत भूलना, फिर से बोल रहा हूं, कोशिश करो कोई भी बड़े से बड़े, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट डेफिनेशन को इजी तरह से प्रेजेंट करने की आदत डाल लो। ये आदत देखो, मैं ये चाहता हूं कि 21 डेज आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग सेशन रहे, लाइफ चेंजिंग ये 21 डेज रहे, आपकी जिंदगी बदल जाए। आपको बहुत सारी चीजें सीखनी है, रिसर्च करना आना चाहिए दोस्तों, रिसर्च करने की आदत डालिए। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, किसी भी इंसान को किसी भी दूसरे या तीसरे इंसान के जरिए जज मत करिए। अगर
टीवी पे किसी के बारे में अच्छा बता रहा है तो जरूरी नहीं वो अच्छा हो, टीवी में किसी के बारे में बुरा बता रहा है जरूरी नहीं वो बुरा हो, कोई यूट्यूब चैनल पे किसी के बारे में कमेंट पे बहुत नेगेटिव है जरूरी नहीं कि वो गलत हो। अगर आपको उससे सीखने को मिल रहा है तो आप सीखिए, पॉजिटिव नेगेटिव बाद में, राइट। ध्रुव राठी है, अब ध्रुव राठी हो गया, बिंद्रा साहब हो गया, कोई भी XYZ हो गया, आई एम नॉट पॉइंटिंग एनी पर्टिकुलर वन। अगर आप इंसान, किसी पर्टिकुलर इंसान से अगर आपको सीखने को मिल रहा है सीखिए, बस जज मत करिए, राइट। मैं नहीं चाहता कि आप वो जो एक्चुअल हमारे टिपिकल वैसे पब्लिक नहीं होती जो किसी की बातों पे आके तुरंत इन्फ्लुएंस होके तुरंत जज कर लेती है, वो करना बंद कर दीजिए, लाइफ में बहुत आगे जाएंगे, ट्रस्ट मी। वो करना बंद कर दीजिए, लाइफ में आगे जाएंगे। और ये सारी चीजें 21 डेज में यही सब सीखना है यार हमें। सर एप्रिशिएट को करंट एसेट्स और नॉन, बिल्कुल ठीक है। ऑलराइट, अब बात करते हैं, ये हमारा एसेट्स हो गया। अब नाउ द टर्म इज लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज क्या होता है दोस्तों? लायबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, लायबिलिटी का मतलब दायित्व, मतलब जिम्मेदारी। भाई अगर लायबिलिटी कोई मेरे पास कोई लायबिलिटी है यानी कि कोई जिम्मेदारी है। अब मैंने क्या किया, मैं एज ए कस्टमर, मैं कस्टमर हूं, मुझे घर लेना था, घर बनवाना था, कुछ भी घर लेना था, घर बनवाना था। मैंने क्या किया, मैंने बैंक से लोन लिया। अब मेरे जरूरत पड़ने पे बैंक ने मुझे लोन दिया, मेरे जरूरत पड़ने पे क्या हुआ, मुझे बैंक ने लोन दिया, राइट। बैंक ने मुझे लोन तो दे दिया यार, बैंक ने लोन दिया, जब मुझे जरूरत थी बैंक ने मुझे पैसा दिया, हेल्प किया, लेकिन वो मेरा दायित्व है, वो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मुझे वो जो लोन का पैसा है उसको मुझे बैंक को वापस करना है समय पे, राइट, इंटरेस्ट के साथ। तो ये मेरे लिए लायबिलिटी हो गया कि जो भी मेरे पास आज है वो एक्चुअल में मेरा नहीं है, वो मुझे ओरिजिन जहां से आया था, जो ओरिजिन पॉइंट है उसको वापस करना है, ये मेरी जिम्मेदारी है, यही होती है लायबिलिटी, राइट। तो जैसे मैं लोन लेता हूं कस्टमर के लिए, लोन जो होता है वो बहुत बड़ी लायबिलिटी है, लेकिन बैंक के लिए जो लोन होता है, बैंक क्या कर रहा है, बैंक बोल रहा है हाँ भैया लो लोन लो, बैंक बोल रहा है लोन लेते जाओ लेते जाओ। क्यों? क्योंकि बैंक आज लोन दे रहा है 100 रुपए तो उसको मिलेगा 110 रुपए, राइट। तो इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक को क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, बैंक को क्या मिल रहा है, लोन से कमाई हो रही है। तो लोन क्या हो गया बैंक के लिए, क्या हो गया, कोई भी सामान, कोई भी चीज, कोई भी पैसा अगर फ्यूचर में हमें पैसा दे, फायदा दे, मॉनेटरी फायदा दे तो वो एसेट्स होता है। तो लोन बैंक के लिए एसेट्स हो गया, राइट। लेकिन लोन हमारे लिए, कस्टमर के लिए क्या हो गया, क्योंकि लोन एक जिम्मेदारी है बॉस, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ले तो लिया लेकिन टाइम से हर महीना देना पड़ेगा वापस, किसको, जिससे लिया है। तो ये लायबिलिटी हो गई। तो गाइस लायबिलिटी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज यू हैव टेकन सम लोन और अमाउंट फ्रॉम अ पर्टिकुलर बॉडी और एंटिटी और अ बैंक और द कंपनी, यू हैव टू पे ऑन टाइम विद इंटरेस्ट, दैट इज अ लायबिलिटी। समझ में आ गया गाइस, समझ में आ गया, एकदम इजी तरीके से समझेंगे, एकदम इजी स्टाइल में। चलो यहां पे मैंने कुछ पीपीटी में कुछ लिखा हुआ है, इसको देखते हैं। एक राजेश की सिंपल सी एसेट स्टोरी है। 100 रुपए कैश है, 100 रुपए का कैश उसके पॉकेट में है, राइट, जो वो इमीडिएट अवेलेबल मनी, जो कभी भी यूज कर सकता है तुरंत। 5,000 की उसकी साइकिल वो बेच सकता है, जो पैसा आ जाएगा। 10,000 का उसका फिक्स डिपॉजिट है, जो कि उसके लिए एसेट्स है, जिसमें उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, राइट। क्या बोला था मैंने, कोई भी चीज, कोई भी सामान, कोई भी पैसा जो आपको फ्यूचर में पैसा दे, कोई भी चीज, कोई भी सामान, कोई भी पैसा जो आपको फ्यूचर में पैसा दे, राइट। जो मैंने बोला आज वो अभी वो प्रूफ कर दिया, ऑलराइट। कोई भी चीज, पॉकेट में पैसा हो गया, एक चीज हो गया, साइकिल हो गई, एक सामान हो गया, पैसा हो गया, हमारा एफडी हो गया। ये इन सब से फ्यूचर में हमें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो ये हमारा एसेट्स हो गया, ठीक है। ऑलराइट, सो देयर आर राजेश एसेट्स बिकॉज दे आर रिप्रेजेंट वैल्यू ही ओन्स एंड कैन कन्वर्ट टू द मनी व्हेन नीडेड। ऑलराइट, नेक्स्ट, बैंक्स प्राइमरी एसेट कैटेगरीज। बैंक के लिए कौन कौन से कैश एसेट्स होते हैं? कैश एसेट्स, बैंक के अंदर कुछ कैश होते हैं, राइट। बैंक के अंदर कुछ कैश होते हैं, बैंक के अंदर कुछ पैसा रखा जाता है, बैंक का खुद का तिजोरी होता है जिसे हम वॉल्ट कहते हैं, वहां पे पैसा रखा जाता है जो बैंक रखता है, करेक्ट। वो उसका क्या है, वो कैश एसेट्स है। उसके बाद कुछ बैंक जो होता है वो अपना आरबीआई के साथ कुछ कैश रखता है, आरबीआई के साथ कुछ पैसा रखता है, वो हो गया, राइट। इसके बाद एक बैंक दूसरे बैंक को सपोर्ट करता है, इंटर बैंक डिपॉजिट्स, वो भी होता है।
जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक्सिस बैंक में काम कर रहा हूं, मेरे बाजू वाले में आईसीआईसी बैंक है, मेरे पास कोई कस्टमर आ गया, बोलता है, तुरंत आ गया, भैया बहुत बड़ा कस्टमर है और बोल रहा है मुझे 1 करोड़ की तुरंत जरूरत है। अब मेरे ब्रांच में इतना पैसा नहीं बचा, नहीं रहा, राइट, इसको भी समझाऊंगा आगे, इसको समझाऊंगा आगे। मेरे ब्रांच में एक कस्टमर आ गया, करंट अकाउंट या बिजनेसमैन, बहुत अच्छा कस्टमर है, बोल रहा है सर मुझे 1 करोड़ अभी चाहिए, राइट, तो और इमरजेंसी है, तो ब्रांच में, मेरे ब्रांच में पैसा नहीं है, मैं एक्सिस बैंक में हूं, मैंने क्या किया, बाजू में आईसीआईसी बैंक है, मैंने उनसे हेल्प लिया, दैट इज कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक, या फिर आपके इंटर बैंक डिपॉजिट्स, राइट, मैंने दूसरे बैंक से हेल्प लिया, करते 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 मैंने अरेंज करके 2 घंटा 1 घंटा वो वेट किया कस्टमर, मैंने पैसे अरेंज करा दिए। तो ये चीजें होती है दोस्तों, आपके बैंक में जो ब्रांच होता है आपका, वहां पे पैसे रखने कुछ लिमिट्स होती है, वो मैं समझाऊंगा अभी, ठीक है। उसके अलावा लोन एसेट्स देखना, जो कि प्राइमरी इनकम सोर्स होता है, यही है पैसा कमाई का जरिया बैंक का। लोन, होम लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, कार लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, इस तरीके से क्या होता है, बैंक पैसे कमाता है अलग अलग। कैसे कमाता है बैंक, समझो, पैसे कैसे कमाता है, बैंक बोलता है कि भैया तुम हमें डिपॉजिट दो, क्या बोलता है, तुम हमें डिपॉजिट दो, हम तुमको रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। डिपॉजिट में क्या दो, तुम मुझे एफडी दो, तुम मुझे आरडी दो, तुम मुझे सेविंग अकाउंट दो। बैंक बोलता है कस्टमर को कि मुझे आप डिपॉजिट्स दीजिए, एफडी, आरडी और सेविंग अकाउंट दीजिए, मैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा। कितना दूंगा, 2% से लेकर ऑन एन एवरेज 6% मान लो, यही होता है टोटल, 2% से 6%। सेविंग अकाउंट में होता है 2 से 3%, एफडी आरडी में होता है तुम्हारा 5% से लेके ऑन एन एवरेज 6-7%, कहीं कहीं 8-9% हो गया तो हो गया, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, राइट, ये हो गया। तो कुल मिला के 2 से 6% मान लो ओवरऑल मिलता है डिपॉजिट्स में। करंट अकाउंट में तो वो भी नहीं मिलता, राइट, इतना इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन जो लोन बैंक देती है कस्टमर को, उसका कितने चार्जेस होते हैं, इंटरेस्ट रेट कितना होता है, 8% से लेके 50% तक होता है, राइट। अब इनका जो डिफरेंस है, यहां पे तो डिपॉजिट्स में क्या हो रहा है, बैंक इंटरेस्ट कस्टमर को दे रही है, यहां पे क्या हो रहा है, लोन के केस में बैंक इंटरेस्ट कस्टमर से ले रही है, कस्टमर से ले रही है, राइट। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में सिंपल है, इस केस में जो डिफरेंस आएगा दोनों का, वही बैंक का प्रॉफिट होता है, बैंक की अर्निंग्स होती है, ठीक है। बैंक की अर्निंग्स, सेविंग डिपॉजिट्स का जो इंटरेस्ट है, लोन का जो इंटरेस्ट है, इन दोनों में जो डिफरेंस आता है वही बैंक की अर्निंग्स होती है। ऑलराइट, अब बात करते हैं लोन एसेट्स के बारे में, जो मैंने बता दिया ये सारे एसेट्स होते हैं। सबसे ज्यादा बैंक में कौन सा लोन बिकता है, सबसे ज्यादा होम लोन और पर्सनल लोन बिकता है, सबसे ज्यादा होम लोन और पर्सनल लोन बिकता है, ठीक है। चलो छोटी सी छोटी चीज करनी हो तो लोग क्या करते हैं, पर्सनल लोन ले लेते हैं। नेक्स्ट, रियल एसेट्स, एग्जांपल होम लोन। कस्टमर प्रोफाइल, कस्टमर है रोहित शर्मा, ना रोहित शर्मा वो अपना क्रिकेटर वाले भाई साहब नहीं, क्रिकेटर वाले नहीं, रोहित शर्मा एक आदमी है, एक कस्टमर है, डीएलएफ फेज 2 में रहते हैं, उनका लोन अमाउंट है 80 लाख रुपए, उनकी मंथली ईएमआई जाती है 75,000 रुपए, उनकी ईएमआई जाती है, राइट। इंटरेस्ट रेट उनको 8.5% 1 साल का इंटरेस्ट रेट मिला है। तो बैंक के पर्सपेक्टिव से समझते हैं कि बैंक के लिए 80 लाख रुपए एक वैल्यूएबल एसेट है, राइट। 80 लाख रुपए लोन दिया इसने रोहित शर्मा को, राइट, तो ये उसके लिए वैल्यूएबल एसेट है, क्योंकि ये हर महीना 57,000 इंटरेस्ट पैदा कर रहा है। सोचो, 57,000 रुपए का इंटरेस्ट इसको मिल रहा है, अच्छा खासा इंटरेस्ट हर महीना मिल रहा है, इसीलिए ये वैल्यूएबल एसेट होता है। इसीलिए जो लोन्स होते हैं वो बहुत बड़े एसेट साबित होते हैं एक बैंक्स के लिए। ऑलराइट गाइस, समझ में आ गया। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द बैंक लायबिलिटीज। मैंने बैंक के लिए लायबिलिटी बताई है, मतलब कस्टमर के लिए लायबिलिटी मैंने बताया है लोन, बैंक के लिए लायबिलिटी क्या होता है, बैंक ने तो बोल तो दिया, देखो बैंक ने तो यहां पे चिल्ला चिल्ला के बोल दिया सबको ना, क्या बोला कि आओ भैया तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, एफडी कराओ, आरडी कराओ, सेविंग अकाउंट कराओ, एफडी कराओ, आरडी कराओ, सेविंग अकाउंट कराओ, है ना, बोला ना। ये जो है ये बैंक के लिए लायबिलिटी है, क्यों, जिम्मेदारी है, क्यों भैया, सेविंग अकाउंट के केस में जब भी बोलेंगे कस्टमर की भैया हमको पैसा चाहिए, तो बैंक को पैसा देना पड़ेगा। जब भी कस्टमर बोलेगा कि हमको पैसा चाहिए, बोलेगा कैसे, मुंह से थोड़ी बोलेगा, या तो वो ब्रांच में आके वाकई में मुंह से बोलेगा, या तो वो नेट बैंकिंग के जरिए ऑनलाइन खुद ही कर लेगा ट्रांसफर, या तो वो एटीएम में जाके कैश निकाल लेगा,
कुछ भी हो सकता है। तो जब भी डिमांड करेगा कस्टमर तो बैंक को देना पड़ता है, बैंक देगा उसको, तो यानी कि और वो भी इंटरेस्ट के साथ। ये क्या है, ये बैंक के लिए लायबिलिटीज है। क्यों? जिम्मेदारी। मैंने अभी बताया था भैया लायबिलिटीज एक जिम्मेदारी होती है। जो पैसा आज आपके पास है वो आपका नहीं है। जब आपको जरूरत थी, जब बैंक को जरूरत थी कि भैया मुझे डिपॉजिट बढ़ाना है, क्यों बढ़ाना है? डिपॉजिट बढ़ेगा तभी लोन मिलेगा, डिपॉजिट नहीं बढ़ा लोन नहीं मिला, राइट? तो ये सारी चीजें हैं, समझ के चलिए। सब कुछ बताऊंगा, शुभम कुशवाहा सब कुछ बताऊंगा। थोड़ा सा मुझे लगता है सब्र करिए। सब्र, सब्र का फल मीठा होता है, राइट? सब्र का फल क्या होता है? बैंकिंग नॉलेज होता है। तो थोड़ा सा सब्र करके चलिए, ठीक है गाइस? समझ में आ गया? ये जो होता है डिपॉजिट, एफडी, आरडी का सा जो भी है, ये लायबिलिटीज है, बैंक के लिए लायबिलिटीज है, ठीक है? ये बैंक के लिए लायबिलिटीज है, क्योंकि जब भी कस्टमर मांगेगा बैंक को देना पड़ता है, वो भी इंटरेस्ट के साथ। तो लायबिलिटी क्या है? बैंक जो चीज रखता है अपने पास वो चीज आपका लायबिलिटी है। एंड एक एग्जांपल समझते हैं। प्रिया का कोई डेब्ट सिचुएशन है, इसको डीईबीडी डेब्ट बोलते हैं, इसको प्रोनाउंस डेट करते हैं वैसे तो, डेट, बट ठीक है आप डेब्ट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उनका उधार का कुछ सोल्यूशन है, देखते क्या है सिचुएशन। 5,000 इन्होंने बोरो किया अपने कजन से, 5,000 इन्होंने कजन से लिया, अपनी कजन से इन्होंने उधार लिया, 2,000 रुपए इन्होंने अंकल से लिया, 8,000 रुपए इन्होंने क्रेडिट कार्ड स्पेंड किया, ठीक है? तो यहां पे क्या, दीज आर द प्रियाज, क्या लिखा है भाई, लायबिलिटी, सॉरी ये ब्लू में हो गया। ये जो है ये प्रिया की लायबिलिटीज है, राइट? जो कि उसने जब भी उसको एक टाइम, एक पर्टिकुलर समय पे उसको ये सारे पैसे वापस करने हैं, जो उसने अपने कजन से लिया, जो उसने अपने अंकल से लिया, जो उसने 8,000 रुपए क्रेडिट कार्ड पे स्पेंड किया, राइट? तो उसको एक टाइम पे उसको वापस करना होता है। बैंक की लायबिलिटी क्या है वो समझो। सेविंग अकाउंट हो गया, रेकरिंग डिपॉजिट हो गया, करंट अकाउंट हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया, ठीक है? तो रेकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट को डिटेल में मैं बताऊंगा, लेकिन अभी बता देता हूं हल्का सा। जब क्या होता है किसी, अभी सेविंग अकाउंट क्या होता है, मैंने सेविंग अकाउंट अपने अकाउंट में 1,000 रुपए डाले, अब वो 1,000 रुपए मैं कभी भी निकाल सकता हूं, राइट? कभी भी निकाल सकता हूं। अब फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, मैं कुछ समय के लिए, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए मैंने अपना पैसा फिक्स कर दिया, राइट? यानी कि वो पैसा मैं जिस टाइम के लिए फिक्स किया है, मान लीजिए 1 साल के लिए मैंने अपना पैसा फिक्स कर दिया, 1 साल के पहले मैं वो अपना पैसा नहीं निकाल पाऊंगा। अगर निकालता हूं तो मुझे कुछ ना कुछ पेनाल्टी लग जाती है, राइट? तो ये आपका क्या होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट होता है। वहीं रेकरिंग डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट में डिफरेंस क्या है? रेकरिंग डिपॉजिट में भी यही चीज होती है कि कुछ समय के लिए पैसे मुझे फिक्स करना होगा, राइट? अगर उसके पहले मैं पैसा निकालूं तो उसमें चार्जेस लगते हैं, लेकिन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। जो फिक्स्ड डिपॉजिट होता है वो सिर्फ और सिर्फ वो बल्क अमाउंट में होता है, यानी कि एक साथ 5,000 एक बार डाल दिया, एक बार में 10,000 डाल दिया, 20,000 डाल दिया, एक बार में डाल दिया, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, मैक्सिमम 10 साल तक होता है, ठीक है? आरडी में क्या होता है, रेकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है, टुकड़ों में डालते हैं, टुकड़ों में। अब मैंने बोला कि बॉस मैं 10,000 रुपए नहीं डाल पाऊंगा, मैं क्या करूंगा, मैं छोटा छोटा अमाउंट, छोटा छोटा 10,000 नहीं डाल पाऊंगा। नहीं डाल पाओगे 10,000 कोई बात नहीं, 1,000 डाल पाओगे महीना महीना, हाँ सर हर महीना 1,000 रुपए डाल पाऊंगा, तो हर महीना 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 हर महीना डाल रहा हूं, 1 साल तक डालूंगा। ये मेरा रेकरिंग डिपॉजिट है, जब मैं टुकड़ों में पैसे इन्वेस्ट करता हूं, ठीक है? भानु प्रताप स्वामी इस गूगल फॉर्म लिंक में ये शो कर रहा है, सॉरी द फाइल यू हैव रिक्वेस्टेड डज नॉट एग्जिस्ट, मेक श्योर दैट यू हैव करेक्ट यूआरएल एंड द फाइल एग्जिस्ट। पता नहीं यार कैसे कर रहा है, मैंने तो अभी चलाया है, मतलब मैंने ऑलरेडी, मैं खुद करता हूँ। तुम लोगों में गाइज एक चीज़ बता देता हूँ, जो भी मैं यहाँ पे डालता हूँ पहले खुद उस पर वेरीफाई करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, तभी करता हूँ, ऐसे बिना उसके नहीं करता हूँ, राइट? तो मैं फिर से तुम्हारे सामने चेक कर रहा हूँ, मैं लाइव चेक कर रहा हूँ। यार ऐसा कैसे, लेट मी चेक गाइज, लेट मी चेक, अगर कुछ इशू आ रहा है तो देख लेता हूँ मैं। चलो ठीक है, सेशन कर लेते हैं, सेशन के बाद ये देखते हैं, ठीक है? सेशन कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। ऑलराइट, तो ये समझ में आ गया। ये सब आपके लायबिलिटीज हैं बैंक के। रियल लायबिलिटी एग्जांपल है क्या फिक्स डिपॉजिट का? देखो यार यहाँ पे क्या है, मिसेस सुनीता हैं जो कि सुनीता अग्रवाल हैं, लोकेशन इनका गोल्फ कोर्स है, इनका एफडी अमाउंट है 25 लाख रुपए, इनका इंटरेस्ट है 7.5 पर ईयर, मैच्योरिटी 3 साल के लिए इन्होंने डाला है पैसा, ठीक है? बैंक का ऑब्लिगेशन ये है कि बैंक की जिम्मेदारी है कि ये जो 25 लाख रुपए रिप्रेजेंट फॉर द बैंक, बिकॉज दे मस्ट रिटर्न प्रिंसिपल 25 लाख, इंटरेस्ट 1.87 लाख एनुअली,
टोटल मैच्योरिटी 30 लाख रुपए, ठीक है। तो 3 साल के लिए इन्होंने डाला है और इनका जो 25 लाख रुपए डाला है उसकी जगह कितना मिलेगा, बैंक कितना देगा इनको, 30 लाख रुपए देगा, जो कि इनकी जिम्मेदारी है बैंक की, ठीक है। एनडीटीएल क्या होता है, अब ये एनडीटीएल समझ लेते हैं क्या होता है। एनडीटीएल का मतलब होता है नेट डिमांड टर्म या टाइम लायबिलिटी। नेट डिमांड टर्म या टाइम लायबिलिटी, ये होता है एनडीटीएल, राइट। अब यार एनडीटीएल एग्जैक्टली क्या है, एनडीटीएल ये समझते हैं। एनडीटीएल का मतलब होता है जब हम पहले उसको डिवाइड कर लेते हैं, नेट डिमांड समझते हैं। नेट डिमांड क्या होता है दोस्तों, नेट डिमांड का मतलब होता है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट यानी कि जिस कस्टमर ने करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट खोला है, उसको जब भी पैसा चाहिए, वो पैसा निकाल सकता है। उसमें कोई रोक टोक नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है, राइट। ये होता है, इसको कहते हैं जब भी डिमांड कस्टमर करता है, उस डिमांड के बेसिस पे पैसा निकाल सकता है कस्टमर, दैट इज नेट डिमांड, सॉर्ट ऑफ नेट डिमांड। टर्म लायबिलिटी का मतलब होता है टर्म या टाइम, एक अवधि के लिए, एक समय के लिए, एक टर्म के लिए पैसा आप निकाल नहीं सकते। एक टर्म के लिए, एक समय के लिए पैसा आपका फिक्स हो चुका है, दैट इज टर्म लायबिलिटी, ठीक है। टर्म लायबिलिटी का मतलब ये ऐसा पैसा है बैंक का जो एक समय के लिए फिक्स है। कस्टमर अगर उसको निकालेगा समय से पहले तो कस्टमर को नुकसान होगा, चार्जेस लगेंगे, दैट इज टर्म लायबिलिटी। ओके, सो जो एनडीटीएल है, नेट डिमांड में क्या होता है, नेट डिमांड में आपका करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट आता है, और जो टर्म लायबिलिटी है उसमें एफडी आरडी आता है। क्यों, टर्म लायबिलिटी मतलब एक समय के लिए पैसा फिक्स किया गया है, उसके पहले पैसा नहीं निकाल सकते। नेट डिमांड मतलब जब डिमांड किया जाए, कस्टमर जब डिमांड करेगा उसके हिसाब से बैंक को कस्टमर को पैसा देना पड़ता है। चलो, अब बहुत बढ़िया चीज आ गई भाई, मुझे बता दो यार, एक बार जल्दी से लाइक करके बता दो, और मुझे जल्दी से पहले तो ये चैनल को लाइक करो, शेयर करो भाई। अब तुम्हें क्या चाहिए, मैं बताओ, क्या सीना चीर के दिखा दूं? अगर आप इसके बाद भी अगर तुम तैयारी नहीं कर रहे, इसके बाद भी अगर तुम फेल हो रहे हो, तो बॉस अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ये यहां पे तो मुझे लगता है मिलियंस ऑफ द पीपल हैव टू वॉच दीज वीडियोज, मिलियंस ऑफ पीपल, समझो, सच में लाइव देखना चाहिए लोगों को। 10-10, 20-20 हजार लोग आके जुड़े, लाइव देखें। अब तुम्हें अगर ये चीज नहीं, अगर रास आ रही है ना, ये सब छोड़ के अगर जा रहे हो, तो समझ लो बहुत दिक्कत वाली जिंदगी जी रहे हो तुम। अगर तुम्हें लग रहा है कि सर मैं बहुत कंफर्टेबल हूं, तो इस कंफर्टेबल से बाहर निकल जाओ, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, विश्वास मानिए प्लीज। हम्बल रिक्वेस्ट गाइज, मैं कुछ बोलूंगा नहीं इस चीज पे। मुझे कभी अभी जस्ट मैसेज आया है, एंड वेरी वेरी लाइक एक ऐसा इंसान है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, उसने कुछ मैसेज किया है, एंड समझने वाले समझ सकते हैं। बहुत अच्छा मैसेज नहीं बोलूँगा, ख़राब मैसेज भी नहीं बोलूँगा, बस एक सॉर्ट ऑफ जोक है। उसने मुझे मजाक में बोला, एक्चुअली मैंने क्लीन शेव कर लिया है। आई एम टॉकिंग अबाउट माय वेरी क्लोज, मेरा छोटा भाई है अर्पित। उसने मुझे क्या बोला है मैं ये नहीं बोलूँगा, उसने अंडे की फ़ोटो भेजी हुई है। एनीवेज मैं उस पर नहीं जाऊँगा। ऑलराइट गाइज, मैं बस यही कह रहा था, आप शेयर करिए यार, शेयर करिए, सब्सक्राइब द चैनल BFSI करियर 24/7, बहुत कुछ मिल रहा है यार यहाँ पे। चलो आ जाओ, बात करते हैं। ऑलराइट गाइज, बैंकिंग में कौन कौन से करियर होते हैं? जैसे मैंने बताया, बैंक पे जब आप एंटर करते हो तो सामने कौन बैठता है आपको? हेल्प डेस्क। हेल्प डेस्क पे कौन होता है? कस्टमर सर्विस ऑफिसर। टेलर होता है, फिर टेलर होता है। टेलर क्या करता है? टेलर कैश काउंटर, कैशियर होता है। टेलर कौन होता है? कैशियर होता है, राइट। कैशियर, अब ये कैशियर काम समझते हैं। चलो एक बार यहां पे देख लेते हैं। टेलर हो गया, देन हमारे पास कस्टमर सर्विस ऑफिसर, सर्विस मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, पर्सनल बैंकर, ब्रांच मैनेजर, ये सब होते हैं, ठीक है। अब हम एक कहानी सुनते हैं टेलर की। चलो, एक रियल कहानी है। अमित कुमार नाम का एक इंसान है जो टेलर, एज अ टेलर काम करते हैं। सुपर हीरो हैं, सुपर हीरो कहा जाता है, ठीक है। अब ये कहां काम करते हैं? SDFC बैंक साइबर सिटी ब्रांच। SDFC बैंक जो साइबर सिटी में है, गुड़गांव में, वहां पे काम करते हैं ये अमित जी। इनका शेड्यूल क्या है? डेली 9 से 7 इनका टाइमिंग है। 9 से 7, 7 ज्यादा लिखा है, ये स्ट्रेच होके 7 हो जाता है कभी कभी। 9 से 6, ठीक है, 9 से 7 मान लो, 9 से 6, 9 से 7। ऑलराइट, सो मॉर्निंग प्रिपरेशन सबसे पहले क्या होता है? ये 9 बजे ब्रांच पहुंच जाते हैं। याद रखिएगा, जो बैंकिंग ब्रांचेस होती है, राइट, 9 बजे खुल जाता है ब्रांच, ठीक है। 9:30 बजे के बाद कस्टमर आना शुरू कर देते हैं। 9:30 से 10 के बीच में कस्टमर आना शुरू कर देते हैं। तो 9 बजे जब ब्रांच खुलता है
शुभम कुशवाहा, भाई अभी तुम लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये कोर्स करने से क्या होगा पूछ रहे हो, ये दिस इज नॉट अ करेक्ट टाइम टू आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है शुभम कुशवाहा, तो मैं ऐसे ऐसे आंसर भाई मैं क्यों दे रहा हूँ, ये कोर्स करने से कुछ नहीं होगा, बस जैसे हो वैसे ही रहोगे। ये दिस इज नॉट अ कोर्स, अगेन दिस इज नॉट अ कोर्स, मैं बता रहा हूँ ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है जो मैं ट्रेन कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर तुम ढंग से मेरे सेशंस, मेरे इंस्ट्रक्शंस लोगे, फॉलो करोगे, तो शायद तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे हालात, जज्बात, वक्त, पता नहीं क्या क्या, दिनचर्या, रूटीन सब बदल सकता है। मेरे कई हजार बच्चों ने किया है और आज वो वर्किंग है। ठीक है, तो थोड़ा सा एज पर माई इंस्ट्रक्शन चलो, दैट्स इट। मॉर्निंग सबसे पहले वो जो कैशियर होगा ना, वो सुबह सुबह आएगा 9 बजे आके वो कैश काउंटिंग विद द सिक्योरिटी ऑफिसर्स वेरिफिकेशन, सिस्टम लॉगिन एंड प्रीवियस डे रिकंसिलेशन, एटीएम कैश स्टेटस एंड रेप्लेनिशमेंट कोऑर्डिनेशन। ये कह रहा है कि भाई पहले कल का जो भी वो था उसको रिकंसाइल करेगा, सारी चीजें ध्यान से देखेगा, कैश काउंट करेगा, सबसे पहले इसका देखेगा रिक्वायरमेंट क्या है कैश की, वो देखेगा। एंड दो चीजें होती है, मैं समझाऊंगा, दो चीजें होती है, देख लेना। जब भी हमने सुना होगा एक चीज, वॉल्ट। दोस्तों वॉल्ट क्या होता है? वॉल्ट, हर बैंक में एक वॉल्ट होता है, राइट। वॉल्ट का मतलब होता है कि तिजोरी, वॉल्ट का मतलब तिजोरी होता है, करेक्ट। तो तिजोरी में क्या होगा, तिजोरी में पैसे रखे होंगे, जाहिर सी बात है। दो वॉल्ट देखो क्या होता है, इसमें लॉकर्स भी होते हैं कस्टमर्स के, और वॉल्ट्स में बैंक का पैसा भी रखा रहता है। हर एक बैंक, जितने भी बैंक हैं, मान लो एचडीएफसी बैंक की बात कर रहे हैं, तो यार एचडीएफसी बैंक में क्या लगता है खाली एक ही ब्रांच है? आपको लगता है एचडीएफसी में खाली एक ही ब्रांच होता होगा? नहीं ना, हर एक शहर में, एक शहर में कम से कम कहीं 5-6 ब्रांचेस हैं, कहीं 10-12 ब्रांचेस है, कितना बड़ा शहर है उस पर डिपेंड करता है, राइट। जो ब्रांच होता है ना, ब्रांच, उस हर एक ब्रांच का दोस्तों एक लिमिट होती है, CRL कहते हैं उसको। भैया सुन लो, समझ लो, कोई ना बताएगा, ये वो बता रहा हूं मैं, जो एक कैशियर काम करता है, मैं वो बता रहा हूं, सुन लो। ना चैट जीपीटी बताएगा, ना गूगल बताएगा, ना यूट्यूब बताएगा, कैशियर क्या करता है वो बता रहा हूं, सुन लो, पता होना चाहिए, बीइंग अ बैंकर या बैंकिंग एस्पिरेंट पता होना चाहिए। देखो, जितने भी एक बैंक के जितने भी ब्रांचेस होते हैं, हर एक ब्रांचेस के अपने अलग अलग CRLs होते हैं। CRL का मतलब होता है कैश रिटेंशन लिमिट। मेरे साथ बोलो, CRL का मतलब क्या होता है? कैश रिटेंशन लिमिट। कैश रिटेंशन, रिटेंशन मतलब पकड़ के रखना, रिटेन करके रखना, होल्ड करके रखना। कैश रिटेंशन लिमिट CRL होता है, ठीक है। CRL का मतलब कैश रिटेंशन लिमिट, ये फुल फॉर्म है। इसका मतलब होता है कि हर एक ब्रांच को एक लिमिट दिया जाता है कि बॉस आप अपने ब्रांच में इतना कैश रिटेन करके रख सकते हैं, होल्ड करके रख सकते हैं, दैट इज CRL, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, वॉल्ट में जो इनका पैसा होता है, जो आप वॉल्ट के ऑपरेशंस के लिए यूज कर सकते हो, कस्टमर के लिए यूज कर सकते हो, उसका एक CRL होगा, राइट, उसकी एक लिमिट होगी। और जो कैश काउंटर होता है, यानी कि जो टेलर होता है, टेलर का जो काउंटर होता है, कैश काउंटर, राइट, तो कैशियर के पास भी क्या होता है, एक लिमिट होती है कि वो अपने काउंटर में इतना ही पैसा रख सकता है। अब वो कितना पैसा होता है ये डिपेंड करता है ब्रांच के ऊपर। ब्रांच गांव में है तो काउंटर पे ₹1,00,000, वॉल्ट में 5 लाख या 10 लाख रुपए। अगर वो समझ लो कि जो आपका ब्रांच है वो किसी अर्बन एरिया में है, सिटी में है, राइट, तो काउंटर में 2-3 लाख रुपए, वॉल्ट में 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, डिपेंड करता है। ये डिसाइड जो बिजनेस हेड्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं, जो बिजनेस हेड्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं। गौरी राजपूत, अंकुर सर यू आर माय फेवरेट टीचर, थैंक यू फॉर टीचिंग सो गुड। गौरी राजपूत मेरी छोटी बहन, बहुत ही ये भी मेरे दिल के बेहद करीब, इसके साथ जो पल बीतते हैं या बिताए हैं उसका मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, लाइक काउंटलेस और स्पीचलेस, यही बोलूंगा। ऑलराइट, चलो बात करते हैं कैश रिटेंशन लिमिट, यानी कि हर एक ब्रांच का एक जितने भी ब्रांचेस होते हैं आपके जोन वाइज, राइट, Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, 5, ये जो होता है, जैसे होता है मेट्रो सिटीज, अर्बन, सेमी अर्बन, रूरल, सेमी रूरल, इस तरह के डिवाइड किया जाता है ब्रांचेस को, और वहां के जो होते हैं उसके आपके CRL डिसाइड किया जाता है। 1 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, 20 लाख तक भी जा सकता है, बड़े बड़े शहरों में डिमांड के ऊपर जाता है। ऑलराइट, ये हो गया कैश रिटेंशन लिमिट, यानी कि कैश को रिटेन करने की जो लिमिट होती है वो हर ब्रांचेस की अलग अलग होती है। टेलर का जो काउंटर होता है उसका अलग होगा, वॉल्ट का अलग होगा। वॉल्ट में आप उतना ही पैसा रख सकते हो, ये RBI बोलता है बॉस, उससे ज्यादा पैसा नहीं रख सकते। अब
सवाल उठना चाहिए तुम्हारे मन में। सवाल उठाओ कि सर मान लीजिए ब्रांच का जो कैश काउंटर है वो बंद होने वाला है, यानी कि शाम को बंद हो जाता है। कस्टमर एंट्री जिसे हम बोलते हैं, कस्टमर एंट्री कितने बजे बंद होती है? 5 बजे, 5:30 बजे, जो भी है, सरकारी में भी 4, 4:30, 5 यही टाइम होता है कस्टमर एंट्री बंद होने का। अब कस्टमर एंट्री बंद हो रही है और कस्टमर एंट्री के बंद होते होते एक कस्टमर आ गया अपना डिपॉजिट लेकर, और वो डिपॉजिट है कम से कम 50 लाख या 20 लाख, जो भी है, बड़ा अमाउंट है। अब वो बड़ा अमाउंट कैशियर तो बोलेगा नहीं, नहीं मैं इतना बड़ा अमाउंट नहीं लूंगा, कैशियर नहीं बोलेगा। कैशियर ने रख लिया, ले लिया। अब कैशियर ने ले तो लिया, लेकिन वो जो पैसा है वो हमारे लिमिट से ज्यादा हो गया। वो वॉल्ट में जो पैसा जाएगा, अब वॉल्ट में हमारे पास 10 लाख जाना है, लेकिन अब वो पैसा आ गया हमारे पास, तो हमारे पास टोटल 15 लाख रुपए हो गया। अब ये 5 लाख हमारे पास एक्स्ट्रा हो गया। ये 5 लाख रुपए अब क्या करेंगे? चलो बताओ, आंसर बताओ। आंसर। तुम लोग कहां हो भैया? 4 बजे कहां हो? कस्टमर एंट्री 4:30 तक, 5 तक चलती है कहीं कहीं, राइट? 4, 4:30, 4 नहीं 4:30। अमन जायसवाल तो बहुत ही गलत बोल रहा है, 3:30 बजे थोड़ी होता है यार, ये तो 5, 4:30 और 5, कहीं कहीं 5:30 कस्टमर एंट्री बोल रहा हूं मैं। बहुत ज्यादा पुरानी बातें तुम कर रहे हो अमन जायसवाल, थोड़ा अपडेट हो जाओ मेरी जान। चलो ये हो गया। ये बताओ जल्दी से मुझे कि अब क्या करेगा? 5 लाख जो एक्स्ट्रा है वो आप रख नहीं सकते वॉल्ट में, अब क्या होगा इस पैसे का? बताओ जल्दी बताओ, देखते हैं कौन बताता है इस पैसे का क्या होगा। फिर से मैं समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझना दोस्तों, राइट? कॉन्सेप्ट ये समझिए, ब्रांच में, बैंक, किसी भी बैंक में जो ब्रांच में कुछ लिमिट्स दी जाती है कैश रखने की, राइट? वॉल्ट की लिमिट होगी और टेलर के, कैशियर के काउंटर की लिमिट होगी, राइट? काउंटर की लिमिट 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसे होती है। वॉल्ट की लिमिट होती है 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 12 लाख, ऐसा कुछ होता है, ज्यादा होता है थोड़ा। अब यहां पे वॉल्ट की लिमिट मान लो 10 लाख रुपए है किसी ब्रांच की। हर ब्रांच की अलग अलग होती है, डिपेंड करता है ब्रांच कौन से लोकेशन पे है। ब्रांच की लिमिट मान लीजिए आप है 10 लाख रुपए, और आखिरी में हमारे कस्टमर ने आके 5 लाख एक्स्ट्रा दे दिया। लिमिट कितनी हो गई? सॉरी, हमारे पास पैसा कितना हो गया? 15 लाख। लिमिट कितने की है? 10 लाख। 5 लाख का क्या होगा? रिजर्व, कैश रिजर्व रेशियो। अरे क्वेश्चन का आंसर दे बेटा ज्योति, क्या कर रही है? आरबीआई को दिया जाएगा, बैंक में रख देंगे। कौन से बैंक में रख देंगे देवराज? बैंक में कौन से बैंक में? बैंक में तुम्हारे अलाउड ही नहीं है ना, बोल तो रहा हूं, तुम्हारे पास बैंक में रखने का अलाउड ही नहीं है, वॉल्ट में नहीं रख सकते ना। और बैंक में कहां रखोगे? कहां रखो? किचन में जाके रखोगे? कहां रखोगे भाई? गार्ड साहब को पकड़ाओगे? एटीएम में रखो? कहां रखोगे? कम ऑन, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ऐसे केस में ट्रांसफर फॉर आरबीआई, दीपक मिश्रा, इंग्लिश इज रॉन्ग, ट्रांसफर टू आरबीआई होता है। ओके, वैसे ऐसे केस में एक वर्ड यूज करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। द वर्ड इज हम रखेंगे यहां पे करेंसी चेस्ट। करेंसी चेस्ट बोलते हैं, एफडी कर देंगे। शायद, वाह, एफडी कर देंगे। शुभम, लॉकर में नहीं रखते बेटा, लॉकर में नहीं, लॉकर में, कस्टमर के लॉकर में थोड़ी तुम जाओगे, ठीक है? करेंसी चेस्ट, करेंसी चेस्ट क्या होता है? एक फिजिकल प्लेस होता है जहां पे इसे क्लॉक रूम बोलते हैं, लॉकर रूम बोलते हैं। करेंसी चेस्ट में पैसा रखा जाता है, करेंसी चेस्ट में पैसा दिया जाता है। घर लेकर, नितेश बोल रहा है घर लेके चले जाएंगे। बेटा जिस दिन घर लेके चले गए, राइट, उस दिन क्या होगा मालूम है? उस दिन घर ही में बैठे रह जाओगे, घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करेगा तुम्हारा, क्योंकि निकलने ही नहीं दिया जाएगा, ठीक है? घर में बैठो आराम से, लेकिन वो घर थोड़ा सा अलग रहेगा। कैसा रहेगा? काल कोठरी जैसा घर रहेगा, ठीक है? जिसे हम लोग प्यार से जेल बोलते हैं। जेल चले जाओगे ऐसे केस में तो। करेंसी चेस्ट, राइट? सो करेंसी चेस्ट क्या होता है? करेंसी चेस्ट एक जगह होती है, लाइक फिजिकल प्लेस, एक क्लॉक रूम बोलते हैं इसको, जहां पे आपके पैसे रखे जाते हैं। जो एक्सीडेड अमाउंट होता है, लिमिट से ज्यादा पैसा जो होता है ब्रांचेस का, वो करेंसी चेस्ट में रखा जाता है। एंड इसे करेंसी चेस्ट कहा जाता है। और यू नो करेंसी चेस्ट कहां कहां पर होता है? हर एक बैंक के हर एक ब्रांचेस में नहीं होता करेंसी चेस्ट। ज्यादातर जितने भी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इस तरह के जो बड़े बड़े शहर है ना, वहां पे करेंसी चेस्ट होता है। हर एक बैंक का अपना अपना। ऐसा नहीं कि एचडीएफसी बैंक का है तो वो आईसीआईसी बैंक के करेंसी चेस्ट में रखेगा, नहीं, एचडीएफसी का अलग है, आईसीआईसी बैंक का अलग है, सबका अलग अलग अपना होता है, ठीक है? तो ये चीज है, ये करेंसी चेस्ट में पैसे रखे जाते हैं, आप एक्सीड नहीं कर सकते। दूसरा, जैसे मैंने ऑलरेडी कैश सीआईटी होता है,
मैंने सीआईटी में काम किया हुआ है, लाइक आई वाज इन उत्कर्ष बैंक, सो आई वर्कड इन कैश मैनेजमेंट सर्विसेज, जहां पे हम कैश मैनेज करते थे। मतलब किसी भी ब्रांच का सीआरएल अगर ज्यादा है, किसी ब्रांच में अगर पैसा ज्यादा हो रहा है, तो वो हमें कोऑर्डिनेट करता था। हम क्या करते थे, मेरा काम जो होता था, हमारा जो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक था वो आईसीआईसीआई बैंक था, तो हम बोलते थे उसको कैश पिकअप कैश डिलीवरी। तो अगर ब्रांच में कैश क्लोज होता है, कैश क्लोज का मतलब कि हाँ भाई कस्टमर एंट्री बंद हो गई है, अब अकाउंट एंट्री करके हम अकाउंट को आज के लिए क्लोज कर देंगे। कंफ्यूज मत हो यार, मैं भी समझाऊंगा इसको अच्छे से, एक बार और अच्छे समझाऊंगा, ठीक है। कैश क्लोज की जब बात आती है, कस्टमर एंट्री अब हम नहीं लेंगे, उस केस में हमारे पास हम पूरा कैलकुलेट करते हैं, टैली करते हैं, मतलब कैशियर टैली करता है, देखता है कि हमारा सीआरएल से ज्यादा अगर कोई पैसा है तो वो पैसा या तो हम करेंसी चेक के लिए भेज देंगे, या तो हम जो हमारा कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक है उसको हम कैश पिकअप या डिलीवरी के लिए बुला लेंगे, राइट। तो वहां से जो उनका कैश पिकअप या डिलीवरी का जो एजेंट है वो आएगा, कैश हमारा काउंट करेगा और कैश को लेके चला जाएगा अपने बैंक के लिए। तो ये भी चीज हम करते हैं, लिमिट हम एक्सीड नहीं कर सकते हैं। क्यों दोस्तों, एक एक चीज एंट्री करनी होती है। एंट्री मतलब अकाउंट एंट्री सिस्टम पे एक एक चीज करनी होती है। आपने अगर एक्सीडेड करा है, आपने अगर जीरो नहीं करा, अपना बैलेंस अगर जीरो नहीं करा है, एंड ऑफ द डे पे अगर जीरो नहीं करा है, तो ऑडिट में आप फंस सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये कैशियर की मैं बात कर रहा हूं, कैशियर ही चल रहा है अभी। सो जो कैशियर कितना बड़ा है हम लोग को पता नहीं होता। अब एक और अच्छे से समझते हैं, फिर से और समझते हैं, कैशियर को और अच्छे से समझेंगे। देखो यार सर, सीआईटी क्या होता है? वेरी गुड क्वेश्चन रोहित मौर्य। कैश इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट, ट्रांजिट मतलब बीच में, रास्ते में कहीं ना कहीं। तो जब हमें कैश इन ट्रांजिट सीआईटी कंपनीज होती हैं, जैसे आपने सुना होगा सीएमएस नाम की कंपनी सुनी होगी, आपने एजिस नाम की कंपनी सुनी होगी, ऐसी बहुत सारी कंपनी होती हैं जो कैश, आपने ध्यान दिया होगा जब एटीएम में पैसा भरा जाता है, जब एटीएम में पैसा अपलोड किया जाता है, तो वो पैसा डालने के लिए बैंक के लोग नहीं होते, एक थर्ड पार्टी होती है जिसका काम ही है ये सब करना, राइट। वो सिक्योरिटी कंपनी होती हैं, राइट, वो कैश मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, उनका काम ही है ये। सीएमएस नाम की कंपनी है, नाम भी सीएमएस है। आपने गाड़ी सीएमएस की ध्यान देना है इस बार, अगर अभी तक नहीं देखा कोई बात नहीं। जिस दिन आप देखना कि यार एटीएम के बाहर एक छोटी सी वैन टाइप कुछ खड़ी है, जीप टाइप एक गाड़ी खड़ी है, 2-3 गार्ड बाहर खड़े हैं बंदूक लेके, राइट, वो ध्यान देना एक बार। और वहां पे देखना गाड़ी में सीएमएस लिखा होगा, या गाड़ी में कुछ और नाम लिखा होगा, 2-3 और कंपनीज होती हैं, तो ये उनकी गाड़ियां होती हैं। ये कंपनी बैंक से ही आ रहे हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी वाले होते हैं, वेंडर हम इसे कहते हैं, राइट। तो सीआईटी का फुल मतलब होता है कैश इन ट्रांजिट, पैसा आपके कहीं ना कहीं रास्ते में है, दैट इज कैश इन ट्रांजिट का प्रोसेस पूरा होता है ये, जहां पे हम कैश मैनेजमेंट सर्विसेज लाते हैं। यानी कि ब्रांच में कैश कम है तो क्या होगा, तो भी एक कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक से सपोर्ट लिया जाएगा। ब्रांच में कैश ज्यादा है तो भी कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक से सपोर्ट लिया जाता है। बैंक में पैसा ज्यादा नहीं रख सकते। वेरी गुड। एसआईएस तो एक, हाँ वो भी कह सकते हो सिक्योरिटी वाली कंपनी होती है एसआईएस बेसिकली, राइट। मैं बात कर रहा हूं कैश वाला काम जो करते हैं जनरली। ऑलराइट, इसको और ध्यान से समझते हैं यार, मुझे लगता है थोड़ा और अच्छे से समझाऊं एक बार, मुझे लगता है अभी बहुत सारी चीजें समझनी होगी एक बार। देखो यार, जो कैशियर होता है ना, वो जब सुबह सुबह उसने ब्रांच खोला, ठीक है, ब्रांच खोला उसने, 9 बजे आ गया, 9 बजे कोई नहीं आएगा, मतलब 9 बजे सभी बैंकर्स को आ जाना होता है। 9 बजे आ गया, उसने ब्रांच खोला, उसने ब्रांच खोल के सबसे पहले वो क्या करेगा, जाके एंट्री करेगा। सबसे पहले एंट्री करने से पहले क्या करेगा, वो एंट्री करने से पहले वॉल्ट में जाएगा, पैसा लेकर आएगा उसमें। क्योंकि हमारे पास ना ब्रांच में बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हमें पता रहता है कि आज कितने कस्टमर आने वाले हैं, क्योंकि जब बहुत बड़े बड़े कस्टमर्स होते हैं, राइट, जिनको बड़ा पैसा निकालना होता है, वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले से ही बता देते हैं बैंक को, ब्रांच को, राइट। तो ब्रांच उतना पैसा अरेंज करके रखता है। तो अभी क्या होता है, एंट्री से पहले वो वॉल्ट से जाके पैसा निकाल लेगा कैशियर, राइट, अपने काउंटर के लिए, जो भी उसका काउंटर में जरूरत है, जितना काउंटर की लिमिट है वो निकाल लेगा, राइट। तो जब वो वॉल्ट से पैसे निकालता है, जब कैशियर वॉल्ट से पैसे निकाल रहा है, ध्यान देना, वॉल्ट में पैसा पड़ा है, वॉल्ट से पैसा निकाला उसने, मान लो वॉल्ट से उसने 5 लाख रुपए निकाले। गाइस, एवरीवन पे अटेंशन ओवर हियर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैशियर का काम समझा रहा हूं,
ठीक है, बैंक में अगर इंटरव्यू देने जाते हो, कोई पूछता है बैंक के बारे में, आप ये सब चीजें आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि आपने काम नहीं किया, फिर भी आपको इंटरनल नॉलेज है। दिक्कत है कि ये किताबों में भी नहीं होता। प्रॉब्लम इसी बात का है, आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, ना तो बीकॉम एमकॉम किसी भी नहीं मिलने वाला कि कैशियर करता क्या है, कैशियर एंट्री कैसे करता है, राइट। तो सबसे पहले वॉल्ट में जाएगा। वॉल्ट किसके साथ जाता है? ध्यान देना गाइस, वॉल्ट में कैशियर कभी भी अकेले नहीं जाएगा। कौन जाता है? जो ब्रांच के ऑपरेशंस मैनेजर होता है, ब्रांच का ऑपरेशंस मैनेजर, जैसे हम बॉम्ब बोलते हैं, बॉम्ब, ब्रांच ऑपरेशंस मैनेजर। ब्रांच ऑपरेशंस मैनेजर और टेलर यानी कि कैशियर दोनों साथ में जाएंगे वॉल्ट में। और वॉल्ट में ना एक वर्ड और आ गया, एक टर्म और आ गया, डुअल कस्टोडियन। डुअल कस्टोडियन का मतलब होता है, जैसे वॉल्ट हो गया, लॉकर हो गया, ये सारी चीजें कभी भी एक आदमी अकेले मैनेज नहीं कर पाएगा, उसके लिए दो लोग चाहिए। क्यों? क्योंकि वॉल्ट और लॉकर को खोलने के लिए दो चाबियां लगती है, दो कीज लगते हैं। डुअल कस्टोडियन, राइट। चाबी पहले क्या किया? पहले टेलर ने, कैशियर ने एक चाबी डाला, चाबी उसको रोटेट करके निकाला, फिर उसके बाद जो अपना वो है ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर है, वो फिर दूसरी चाबी डालेगा, तब वो लॉकर वॉल्ट खुलता है। ठीक है, तो वॉल्ट खुल गया। अमन जायसवाल, लकी भास्कर, एब्सोल्युटली एग्जैक्टली वैसी लकी भास्कर। भाई क्या मूवी है लकी भास्कर। हालांकि इमेजिनरी मूवी है एंड ऐसा कुछ करना मत, कभी सोचना भी मत, क्योंकि एक बार अगर ये सब कर लिए, फंस गए तो चले जाओगे लंबे, है ना, ऐसा कभी मत सोचना। तो लकी भास्कर मूवी मुझे लगता है देखनी चाहिए, जस्ट फॉर द गुड थिंग कि हाँ भाई क्या चल रहा है, कैसे कैसे ये लोग कितना अच्छा सोच लेते हैं। तो लकी भास्कर, वॉल्ट से पैसा निकाला जाके कैशियर ने, अपने काउंटर पे रखा। ध्यान से समझना, वॉल्ट से पैसा निकाला तो वॉल्ट से पैसा कम हो गया, तो वॉल्ट को हमने डेबिट कर दिया, वॉल्ट अकाउंट डेबिट हो गया। और जो टेलर का जो कैश वाला अकाउंट है, टेलर का कैश वाला अकाउंट, वहां पैसा आ गया तो उसको क्रेडिट कर दिया। ये एंट्री सबसे पहले क्या करेगा? कैशियर डालेगा अपने सिस्टम पे। समझ में आ गया? फिर से समझो, जब कैशियर आएगा सुबह सुबह, वो टेलर वो अंदर जाएगा, वॉल्ट में पैसा निकालेगा, जो भी पैसा उसको चाहिए या जो भी उसका लिमिट है, उसको अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो जो लिमिट है, पता है मतलब उसको आइडिया कि आज कितने पैसे निकलने वाले हैं, वो आइडिया है, नहीं है तो वो जितना लिमिट रहेगा उतना लिमिट काउंटर का वो रख लेगा, निकाल लेगा, राइट। और वॉल्ट को डेबिट किया उसने, वॉल्ट वाला जो अकाउंट है उसको डेबिट किया। टेलर कैश इन हैंड वाला जो अकाउंट है, देखो एक बैंक के अंदर ना, एक ब्रांच के अंदर, एक बैंक के अंदर बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, कई सारे अकाउंट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, राइट। तो हर एक चीज का एक एक अकाउंट होगा। आईएमपीएस कर दिया, उसका अकाउंट होगा, आरटीजीएस अकाउंट होगा, आरबीआई अकाउंट होगा, जनरल लेजर का अकाउंट होगा, बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, हर एक चीज के अलग अलग अकाउंट्स होते हैं। वॉल्ट अकाउंट को देखो, निधि ने लिखा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड निधि। वॉल्ट अकाउंट डेबिट, टेलर कैश इन हैंड क्रेडिट, कैश इन हैंड क्रेडिट, ये वाला एंट्री करेगा, जो टेलर है ये एंट्री करेगा। अब सवाल उठता है सर एंट्री करेगा कहां पे? सवाल उठता है एंट्री कहां करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। कहां करेगा? एंट्री करेगा वो अपने सॉफ्टवेयर पे। कौन से सॉफ्टवेयर पे? बैंक के सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। बैंक का सॉफ्टवेयर क्या है? इसे हम क्या बोलते हैं? सीबीएस। बैंक का सॉफ्टवेयर क्या है? सीबीएस। नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीबीएस? वेरी गुड निधि, एंट्री सीबीएस में होगा, वेरी गुड। नाउ व्हाट इज सीबीएस? सीबीएस क्या होता है? सीबीएस का फुल फॉर्म बताओ मुझे जरा, जल्दी से बताओ, सीबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है गाइस, कम ऑन फास्ट। सीबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? देन आई डिस्कस कि क्या करना चाहिए इसमें। देवराज दांगी, मैं बताऊंगा, रुक जाओ देवराज, रुको। कोर बैंकिंग सोल्यूशन, निधि, वेरी गुड, गिव द ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर निधि, गुड जॉब। देखो मैंने कल एक कॉन्सेप्ट निकाला था कि अगर कोई सवाल मैं पूछूं और जो बच्चा सबसे पहले बताएगा उसका नाम लेके मैं ताली बजाऊंगा, राइट। तो सीबीएस इज कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस। अब कोर बैंकिंग सॉल्यूशन इस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, ये आपके बैंक का सॉफ्टवेयर रहेगा। हर एक बैंक के कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। अब समझना, हर एक बैंक का अपना सॉफ्टवेयर, खुद के नाम का नहीं होता। एचडीएफसी का एचडीएफसी सॉफ्टवेयर नहीं, एक कंपनी है। देखो हर चीज में ना वेंडर लगते हैं, हर चीज में। आपने देखा होगा आईबीपीएस का एग्जाम जब आप देने जाते हो, ऑनलाइन एग्जाम जब देने जाते हो, तो ऑनलाइन एग्जाम कौन कंडक्ट करा रहा है? आईबीपीएस, राइट। एग्जाम कौन ले रहा है? आईबीपीएस। एग्जाम पेपर कौन बना रहा है? आईबीपीएस। सिलेक्शन कौन करवा रहा है? आईबीपीएस। ट्रेनिंग कौन करवा रहा है? आईबीपीएस। लेकिन एग्जाम जिसमें देने जाते हो, जो आपका सिस्टम है, वो कौन मैनेज करता है? टीसीएस। थर्ड पार्टी वेंडर टीसीएस,
राइट। जो सिस्टम लगे होते हैं किसके होते हैं? टीसीएस। जो आपके इंस्टीट्यूट और स्कूल्स वगैरह जो अरेंज करता है, कौन करता है? टीसीएस। सिटिंग अरेंजमेंट टीसीएस। करेक्ट। हर एक जगह क्या है? हर एक जगह पे इन्वॉल्व है सारी चीजें, थर्ड पार्टी और वेंडर्स इन्वॉल्व होते हैं। यहां पर भी यही चीज है। सीबीएस जो होता है कोर बैंकिंग सोल्यूशन, कई सारे ऐसे बैंकिंग सॉफ्टवेयर हैं इंडिया में, वर्ल्ड इंडिया में। फिनाकल नाम की कंपनी, फिनाकल बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। फिनाकल बहुत बड़ा कोर बैंकिंग सोल्यूशन का सॉफ्टवेयर है। दूसरा है, जैसे मैंने काम किया था उबुंटू में, सॉरी उबुंटू बोल रहा हूं मैंने, जो उत्कर्ष में था वो दूसरा था यार, मैं भूल गया उसका नाम, सॉरी। मैंने इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट, हाँ सॉरी, मैं इंटेलेक्ट में काम किया था, इंटेलेक्ट में काम किया था। इंटेलेक्ट, फिनाकल एक है, फिनाकल, राइट। अब मुझे जल्दी से बताओ फिनाकल किसका है? फिनाकल कंपनी किसका है? जल्दी से मुझे बताओ। फिनाकल जो कोर बैंकिंग सोल्यूशन का सॉफ्टवेयर है, कौन सी कंपनी का फिनाकल सॉफ्टवेयर है? जल्दी बताओ, फास्ट 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 फास्ट, जल्दी बताओ, फिनाकल किस कंपनी का है? कौन सी कंपनी का है फिनाकल? जो फिनाकल इज द प्रोडक्ट, टेक महिंद्रा कहां से आ गया मिथुन, क्या बात कर रहे हो? फिनाकल कौन सी कंपनी का है? चलो, नहीं निधि, इंटेलेक्ट नहीं, इंटेलेक्ट, 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 है ना? देवराज नहीं। गाइस बताओ फिनाकल किस कंपनी का है यार? फिनाकल किस कंपनी का है? फिनाकल जो प्रोडक्ट है, जो सीबीएस है, वो कौन सी कंपनी का है? भानु प्रताप सिंह, वेरी गुड। Give the huge round of applause for Bhanu Pratap Singh, Infosys. Absolutely right. Absolutely right. यार एक मिनट, साहिल टंडन प्लीज हेल्प मी, सक्सेस लाइफ क्या हो गया तुमको यार? क्या क्या बोलना चाह रहे हो? क्या बोलना चाह रहे हो? रुको एक बार। साहिल, सक्सेस लाइफ तुम्हारा नाम क्या है? साहिल टंडन तुम्हारा नाम है क्या? तुम्हारा नाम साहिल टंडन है? पहले इनकी हेल्प कर लेते हैं। क्या ये बोल रहे हैं भाई साहब? मुझे सीए के पास 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। एंड और क्या बोल रहे हो दोस्त? एक काम करो, बट मुझे बैंकिंग सेक्टर में बनाना, मैं बैंकिंग सेक्टर में बनाना चाहता हूँ सर। आई एम साहिल। क्या बनाना चाहते हो यार? तुमने करियर लिखना भूल गए। ठीक है, साहिल टंडन, डू कनेक्ट विथ मी। मेरे नीचे यहाँ पे देखो टेलीग्राम का एक लिंक दिया है, टेलीग्राम ज्वाइन करो, मुझसे कनेक्ट करो, राइट। फिर मैं तुम्हें कुछ ना कुछ सजेस्ट करूँगा, राइट। चलो, परेशान, इतना परेशान नहीं होते, क्योंकि जब हम परेशान होते हैं ना, जिस चीज में फोकस करना चाहिए वो भी हम गंवा देते हैं। दोस्त तुमको अभी फोकस यहां करना है, जो मैं ये बता रहा हूं, समझा रहा हूं। इस चक्कर में मत रहो कि अरे ये तो लाइव सेशन है, रिकॉर्डेड में देख लूंगा, कोई मजा नहीं आता। और इतने तो कोई अच्छा नहीं है कि कोई रिकॉर्डेड पूरा 2 घंटे का देखे। और मैं अगर प्रेशर दे रहा हूँ, एफर्ट दे रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं कर रहा। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हैं ना, जितने भी लोग हैं, अगर तुमको ये लगता है कि मैं यहाँ पे अपना सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसा अपने दिमाग से निकाल देना, अगर दिमाग में ऐसा चल रहा है तो। दिस इज नॉट फॉर एनी, लाइक एनी कॉन्सेप्ट टू इंक्रीज माई सब्सक्राइबर एट ऑल, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्योंकि यार सुनो, सब्सक्राइबर से कुछ होगा नहीं इसमें। मैं यहाँ पे ना, मैं यहाँ पे लाइक मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैंने नोटिस किया है, मैंने देखा है, लोगों को बेसिक चीज़ें नहीं आती यार, बेसिक चीज़ें नहीं आती। तो ये तो फिर भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो प्लीज फोकस करिए इन सब चीजों पे। तो इंटेलेक्ट हो गया, फिनाकल एक सीबीएस है दोस्तों, इंटेलेक्ट एक सीबीएस है, बहुत सारे ऐसे अलग अलग सीबीएस हैं। तो आप जो कैशियर होगा, जो भी एंट्री होती है वो कहां होती है? सीबीएस में होती है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन के सॉफ्टवेयर पे होती है। तो जब वॉल्ट से पैसा निकालेगा, ठीक है, तो यहां पे डेबिट हो गया, टेलर का यह कैश क्रेडिट हो गया। मैं इसको ना, एक मैं सोच रहा हूं इसको और अच्छे से करता हूं यार, मैं और अच्छे से तुम लोगों को बताता हूं। मैं चाहता हूं कि इसको और अच्छे से बताया जाए। वेट 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 वेट, 1 मिनट देना गाइज, 1 मिनट देना बस मुझे। चलो,
अब एक इंपॉर्टेंट चीज सुन लेते हैं, समझ लेते हैं इसको अच्छे से। देखो यार, मैंने क्या बोला, वॉल्ट से पैसा निकाला उसने। सबसे पहले वॉल्ट अकाउंट को क्या किया, वॉल्ट अकाउंट को क्या किया उसने, डेबिट कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद उसने जो आपका टेलर वाला अकाउंट है, टेलर का कैश इन हैंड अकाउंट, कैश इन हैंड अकाउंट, इसको क्रेडिट कर दिया। राइट, अब एक इमेजिन कर लेते हैं कि यहां पे क्या इमेजिन कर लेते हैं कि हमने क्या किया, 5 लाख रुपए निकाला। ठीक है, तो 5 लाख रुपए हमने यहां पे डेबिट कर दिया और 5 लाख रुपए यहां पे क्रेडिट कर दिया। ठीक, अब ये हमारा क्या हो गया, एसओडी हो गया। क्या हो गया, व्हाट इज दिस, दिस इज एसओडी। सो एसओडी मींस स्टार्ट ऑफ द डे, स्टार्ट ऑफ द डे, स्टार्ट ऑफ द डे, राइट, स्टार्ट ऑफ द डे। नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब यहां पे कस्टमर्स आना शुरू कर दिए, कस्टमर्स वगैरह आना शुरू कर दिए, कस्टमर्स आ रहे हैं अपना। अब कस्टमर ने यहां पे कुछ डिपॉजिट किया, कुछ विड्रॉ कर रहे हैं, कुछ डिपॉजिट कर रहे हैं, कुछ विड्रॉ कर रहे हैं। समझ लो कुल मिला के यहां पे 10 लाख का डिपॉजिट हो गया। कितने का डिपॉजिट हो गया, डिपॉजिट 10 लाख का हो गया, सॉरी कितने का डिपॉजिट हो गया, 10 लाख। अब यहां पे 10 लाख का डिपॉजिट हो गया। विड्रॉ कितने का हुआ, विड्रॉ ये डिपॉजिट है, विड्रॉ समझ लो, विड्रॉ समझ लो हो गया तुम्हारा 5 लाख। ठीक, हमने कितना रुपए निकाला था, हमारे काउंटर में कितना रुपए पड़ा था, 5 लाख, और कितना रुपए आ गया, 10 लाख। कितना रुपए हो गया टोटल, टोटल हमारे पास कितना रुपए हो गया, टोटल 15 लाख रुपए हो गया। ठीक, विड्रॉ कितना हुआ, 5 लाख विड्रॉ हो गया। अब इसमें से माइनस कर दो 5 लाख, कितना बचा, 10 लाख रुपए। हमारे पास 10 लाख रुपए बचेगा। अब समझना यहां पे, अब एंट्री समझना, पहली एंट्री समझ में आ गई, वॉल्ट को हमने डेबिट कर दिया, टेलर के कैश इन हैंड को क्रेडिट कर दिया। अब यहां पे जो दूसरा हमारा आएगा, जो दूसरी चीजें आएंगी, यहां पे कस्टमर का अकाउंट, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, जो टेलर का अकाउंट है वो डेबिट होगा। ठीक, कस्टमर का जो अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल यही कॉन्सेप्ट होता है, यही कॉन्सेप्ट होता है। जब कस्टमर पैसा निकालेगा, कस्टमर जब डिपॉजिट करेगा तो यही प्रोसेस होता है, करेक्ट, यही प्रोसेस होगा। अब फाइनल जब हमारे पास पैसा 10 लाख रुपए बचा है, उस केस में क्या होगा, काउंटर पे कितना पैसा बचा है, 10 लाख। काउंटर को मैंने क्या बोला, टेलर कैश इन हैंड, तो टेलर कैश इन हैंड वाला जो रहेगा, इसको हम 10 लाख रुपए बचा हमारे पास, 10 लाख रुपए हम क्या कर देंगे, हम इसको डेबिट कर देंगे। और ये 10 लाख रुपए हम क्या कहां रखेंगे, इसको जाके वॉल्ट में रख देंगे। कितना पैसा वॉल्ट में, 10 लाख रुपए। ये क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, 10 लाख रुपए वॉल्ट में क्रेडिट हो गया। तो पूरा टैली जब आप करोगे तो आपका टैली पूरा 0 हो जाएगा। आप ये जो एंट्री होती है लास्ट में, टेलर का जो कैश इन हैंड है उसको हमने डेबिट कर दिया, वॉल्ट को क्रेडिट कर दिया, ये जो एंट्री है ये एंड ऑफ द डे की होती है। हमने कैश क्लोज कर दिया, इसको बोलते हैं भैया कैश क्लोज हो गया। अब हम एंट्री नहीं कर सकते, कैश क्लोज हो गया तो अब आपका पैसा हम ले नहीं सकते, राइट। ये जो हमने करा है, वॉल्ट के अकाउंट को डेबिट करा है, टेलर के अकाउंट को क्रेडिट करा है, ये जो है ये इसे हम एसओडी वाली एंट्री बोलते हैं, एसओडी वाली एंट्री, स्टार्ट ऑफ द डे, ईओडी एंड ऑफ द डे, राइट। और बीच में जितनी भी एंट्री आई है, डिपॉजिट्स, कस्टमर पैसा जमा कर रहा है तो कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट होगा, टेलर का अकाउंट डेबिट होगा। कस्टमर पैसा निकाल रहा है, राइट, तो टेलर का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कस्टमर का डेबिट हो रहा है। क्लियर है, बस यही सारी चीजें होती है जो आपको समझ में आना चाहिए। यही एंट्री होती है, एक कैशियर यही एंट्री करता है। क्लियर है गाइस, क्लियर है एवरीवन? यप। सो अगर आप ये समझ लिए तो मजा आ जाएगा। देखो ये तो चलो इसकी एंट्री है। अब इसके अलावा वो क्या करता है, कैश मैनेज कर लिया। और हाँ, ध्यान देना, अगर यहां पे टैली आपका नहीं हो रहा है, जब तक आपका टैली नहीं होगा, जब तक आपका क्रेडिट और डेबिट बराबर नहीं होगा, राइट, तब तक आप कैश क्लोज नहीं कर सकते। बराबर करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एंड कहा जाता है कि जो कैशियर की जॉब होती है वो इसलिए थोड़ा सा रिस्कीएस्ट होती है। क्यों? क्योंकि अगर 1 रुपए भी इधर से उधर हो गया, आपको अपने जेब से डालना पड़ेगा। 1 रुपए भी अगर इधर से उधर हुआ, आपको अपने जेब से डालना पड़ेगा। मैंने ऐसे बहुत सारे केस देखे, मेरे बहुत सारे तमाम दोस्त हैं जो इसमें काम करते थे, जिनको मतलब बच्चे नौकरी छोड़ दिए कैशियर वाली। क्यों? क्योंकि उनको हर महीने में मतलब 3-4 दिन तो उनके जेब से 500 रुपए जाता ही था। 5 लाख से कस्टमर वंशीधर बोल रहा है, 5 लाख से
कस्टमर विड्रॉ करने आएगा, 5 लाख विड्रॉ मतलब निकालने आ रहा है ना, 5 लाख निकालने आ रहा है, तो जो उसका अकाउंट है, कस्टमर का अकाउंट डेबिट होगा और इनका जो हमारा अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम जो अपना करते हैं इसमें एक चीज और होती है, मैं एक चीज और बताता हूं, एक चीज और होती है, एक अकाउंट और होता है, इसको हम बोलते हैं जीएल अकाउंट। जीएल, जीएल का मतलब क्या होता है दोस्तों? जनरल लेजर अकाउंट। जनरल लेजर अकाउंट मतलब कोई भी अकाउंट हम अगर एंट्री करते हैं, कोई भी एंट्री कर रहे हैं, राइट, तो उस एंट्री में आपको ये अकाउंट भी यूज करना होता है, ये इसकी एंट्री अलग से होती है। हर एक एंट्री में ये एंट्री रहेगा, इसकी एंट्री रहेगी। यार ये प्लीज यार साहिल को निकाला जाए यार सेशन से। साहिल भाई तेरे लिए जगह नहीं है दोस्त, गलत जगह आ गया तू, सॉरी यार। मैंने अभी बोला है कि तुम मुझसे कनेक्ट कर लेना, मैं क्या तुमको ये सेशन छोड़ के पहले तुमको व्हाट्सएप पे मैं जाके देखूं यार? व्हाट इज दिस मैन, क्या हो गया तुम्हें भी यार? मतलब कम ऑन यार, इतना भी ऐसे भी नहीं होता। मैं यहाँ पे कोई जादूगर या फिर कुछ वो नहीं हूँ, तुमको नौकरी दूंगा। तुम्हारे अंदर नौकरी के लिए लायक रहोगे तो नौकरी मिलेगी ना तुमको। मैं लायक बना रहा हूँ, लायक बनो ना यार, ठीक है। ये दैट्स द रीजन कि तुम सीए के अंडर में काम कर रहे थे 3-4 साल से। सॉरी फॉर दिस, लेकिन ये रियलिटी है दोस्त। बेसिक चीजें नहीं पता है आपको, बेसिक एटिकेट्स नहीं पता है। यू व्हाट डू थिंक? प्लीज यार ऐसे मत करो। बोला मैंने, अभी बोला, तुम्हारा नाम लेके बोला, मैं तुमसे कनेक्ट कर लूंगा, तुम मुझसे कनेक्ट करो। अगर मुझे तुमने मैसेज किया है तो डेफिनेटली मैं रिवर्ट करूंगा। वेट, तुम्हारे चक्कर में ये बाकी लोगों को नहीं यार वो करूंगा परेशान। एनीवेज, जनरल ये जो लेजर होता है ना दोस्तों, ये जो अकाउंट होता है इसकी भी एंट्री हर जगह करनी होती है। इसको एक तरह का मिरर अकाउंट बोलते हैं। मिरर अकाउंट, ये एक तरह का मिरर अकाउंट होता है। कोई भी एंट्री अगर हो रही है तो ये चीज जरूर आती है। ऑलराइट, चलो ये तो कैशियर की बातें हो गई। देखो यार बहुत चीजें हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं कि जो कैशियर वाली चीजें बताई है वो आपको पता होना चाहिए। एंड कैशियर का ये काम तो है, साथ में से काम एक और है। क्या है? जो अभी आयुषी ने बोला था, क्रॉस सेलिंग। दोस्तों क्रॉस सेलिंग तो करना ही पड़ेगा। आप क्रॉस सेलिंग नहीं करोगे तो आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यार सब कुछ मिला के क्या होता है, सेल्स ही है हर जगह, राइट। अब आगे चलते हैं जल्दी से। चलो एचडीएफसी, ये इन्होंने देख लिया। देखो इनका काम क्या है, जो मैंने दिखा रहा था एचडीएफसी बैंक का। ये जो आपके क्या नाम है इनका, अमित कुमार है, इनकी बातें देख लो। कस्टमर सर्विस पीक आवर्स, ठीक है, 9:30 से 6:30। अब कैश डिपॉजिट किया, विड्रॉ किया, अकाउंट ट्रांजैक्शन वेरीफाई किया, कंप्लीट किया, कस्टमर क्वेरी को रिजॉल्व किया, फिर लार्ज ट्रांजैक्शन कंप्लायंस एंड डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करा इन्होंने, और फिर उसके बाद कैश क्लोज कर दिया। ऑलराइट, ठीक है। चलो अब टेलर्स का रियल वर्ल्ड सिनारियो, लार्ज कैश डिपॉजिट चैलेंज। कस्टमर मिसेस शर्मा डिपॉजिट 2.5 लाख बिजनेस इनकम। यार ये मतलब ठीक है, अगर 2.5 लाख रुपए कोई कस्टमर आ रहा है, कोई बड़ा अमाउंट लेके आ रहा है, बोल रहा है कस्टमर की ये मेरा बड़ा अमाउंट है, ये मेरा अमाउंट है, ये पैसा है, इसको क्या कर लो, इसको जमा कर लो, डिपॉजिट जमा कर लो। तो भाई जब बड़ा अमाउंट लेके आ रहा है तो मुझे पता तो चलना चाहिए ना कि वो बड़ा अमाउंट आया कहां से। मैं प्रूफ मांगूंगा उससे कि भैया ये प्रूफ दिखाओ कि ये इतना बड़ा पैसा आया कहां से। मतलब अगर मेरे अकाउंट में 2-3 लाख आता जाता है रोज, और मेरा इनकम भी वैसा है, समझ में आता है मुझे, और मैं बिजनेसमैन हूं, अच्छा है, समझ में आता है। लेकिन अगर मैं एक सैलरीड वाला इंसान हूं, सैलरी आती है, वो भी बहुत ज्यादा नहीं आती, 10-20 हजार आता है, और अचानक 5 लाख रुपए आ जाए मेरे पास, तो मैं एज अ बैंकर मुझे कस्टमर से पूछना है कि भैया 5 लाख रुपए आया कहां से 10,000 की सैलरी में, राइट। तो ये चीज होती है आपको उनसे प्रूफ लेना होगा। ये आरबीआई का कंप्लायंस है, आरबीआई का पॉलिसी है, आपको लेना होता है वहीं पे, एज अ कैशियर लेना होता है वहीं पे। हाई वैल्यू विड्रॉल, बहुत बड़ा पैसा, 50,000 का प्रॉपर्टी परचेज जो भी है, तो आईडी एंड सिग्नेचर वेरीफाई, ये सब चीजें होती है। प्रूफ चाहिए, प्रूफ, आप साइन करो, आपका आईडी दिखाओ, चाहिए होता है। उसके बाद प्रॉब्लम रेजोल्यूशन, सीनियर सिटीजन पेंशन क्रेडिट प्रॉब्लम या कोई भी प्रॉब्लम, कस्टमर आया, उसको वो बोल रहा है कि हाँ भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, तुम बोलोगे एज अ कैशियर, एज अ बैंकर, नहीं सर आपकी जो प्रॉब्लम है मैं सॉल्व करूंगा, आप प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो बस, ठीक है, ये होता है। अब ये बात कर लेते हैं, भैया नेहा सिंह है, कस्टमर सर्विस ऑफिसर है। अब ये कस्टमर सर्विस ऑफिसर नेहा है, राइट। ये भी क्या होता है, ये भी एक तरह के फ्रेशर होता है, या 6 महीना 1 साल का एक्सपीरियंस इन लोग को होता है। सर क्रॉस सेलिंग कैसे करेंगे? क्रॉस सेलिंग के तरीके देखो, पूरा यार डिटेल में मिथुन समझेंगे हम क्रॉस सेलिंग, वैसे तो पूरा एक सेशन लूंगा क्रॉस सेलिंग पे। अब क्रॉस सेलिंग में ना
जैसे समझो अगला कस्टमर आया तुम्हारे पास पैसा डालने के लिए, क्या डिपॉजिट करने के लिए। अब तुमने देखा भाई डिपॉजिट कर रहा है, अब वो तुमने उससे रीजन तुम्हें पूछना है डिपॉजिट क्यों कर रहे हो। सर वो मैंने घर बेचा है तो 10 लाख रुपए आ गया, और मैंने ये बेचा वो बेचा इतना रुपए आ गया, तो सोचा सेविंग्स के लिए रख लें। बस सेविंग्स वर्ड सुन लिया, तुरंत उसको एफडी पिच करो, तुरंत पिच करो, तुरंत एफडी तुरंत बताओ। दूसरा लोग आप देख रहे हैं कि भाई 4-5 लाख रुपए आ रहा है, 10 लाख रुपए आ रहा है, एफडी बाद में बताते हैं, पहले इन्वेस्टमेंट बताओ। क्यों? अरे इन्वेस्टमेंट में तो फायदा है भाई, इन्वेस्टमेंट में तो फायदा है, पहले बताओ उसको इंश्योरेंस के बारे में बताओ। अरे आपकी एज 60 प्लस हो गई है, कितनी एज है आपकी? अच्छा इतनी एज है, जो भी इंश्योरेंस के अलग अलग नियम कानून होते हैं, तो आप इंश्योरेंस आपका है कि नहीं, मेडिकल इंश्योरेंस है कि नहीं, ये है कि नहीं, आपको इस तरह पता करना होता है। कस्टमर को समझे बिना कस्टमर के बारे में नहीं बता सकते, कस्टमर को समझो और आगे बढ़ो, सिंपल है। नहीं देवराज नहीं, जो बंदे को होम लोन दे रहे हो उसको इंश्योरेंस की बात करो। जो बंदे को होम लोन दे रहे हो, 2 लोन देना मतलब ठीक है यार, होम लोन के साथ कुछ और की बात करो। एग्जाम्पल तुमने सही दिया वैसे, ठीक है, तो जो भी दिया जा रहा है, जो भी प्रोडक्ट आप दे रहे हो उसके साथ कुछ और उसके बारे में जानो और उसको कुछ और भी पिच करो। राजेश गुप्ता सर्विस मैनेजर। अब देखना, एक होता है सर्विस ऑफिसर, एक होता है कस्टमर सर्विस मैनेजर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है यार दोस्तों? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये ग्राउंड लेवल पे होता है, एक तरह से फ्रेशर होता है, 6-7 महीने का 1 साल का एक्सपीरियंस होता है, इनके पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस होता है। ये मैनेजर लेवल पे होते हैं, ये अच्छे लेवल पे होते हैं, ठीक है। अब कोई भी काम जो सीएसओ करेगा उसको वेरीफाई कौन करता है? कस्टमर सर्विस मैनेजर करता है। सीएसओ के काम को वेरीफाई कौन करता है? मैनेजर करता है। समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक 2 वर्ड यूज होते हैं बैंक्स में, 2 वर्ड यूज होते हैं। वो वर्ड क्या क्या है पता है? मेकर, चेकर। मेकर चेकर बहुत यूज होता है बैंक्स में। हर बैंक में कहीं भी काम करो, चाहे बैकएंड में, ऑपरेशंस में, सेल्स में तो नहीं होता, हर जगह मेकर चेकर का काम होता है। अब क्या हुआ, जैसे मैंने एंट्री बताई थी कि भाई कैशियर ने एंट्री करी। कैशियर ने जो एंट्री करेगा, कोई भी कैशियर एंट्री करे, अकाउंट एंट्री कोई भी करेगा, अगर फ्रेश कैशियर, राइट, उस एंट्री को वेरीफाई करने के लिए उसका सीनियर है। उस अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए क्या है? देखो सीएसओ ने क्या किया, कोई भी एक एंट्री करी, तो सीएसएम कस्टमर सर्विस मैनेजर क्या करेगा? वो जो एंट्री करी है उसने, उसको हम बोलते हैं मेक। उसने मेक किया, एंट्री बनाया, तो ये मेकर हो गया। और जो चेक करेगा, जो मैनेजर है वो चेक करेगा, तो ये क्या हो गया? चेकर हो गया। मतलब आप में से कोई भी ब्रांच में अगर एक जूनियर लेवल पे या एक ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, एज अ फ्रेशर काम कर रहा है, और कोई भी अकाउंट एंट्री अगर आप करते हो सॉफ्टवेयर पे, अकाउंट एंट्री के टाइम पे आपको वो आप मेक कर रहे हो, मतलब आप मेकर हो। आपने एंट्री करी सॉफ्टवेयर में, आप मेकर हो गए। अब दूसरा आदमी जो है, एब्सोल्युटली निधि, वेरी गुड यार। निधि क्या बैंक में काम किया है क्या तुमने? निधि सिंह कौन हो? निधि मुझसे ट्रेनिंग पहले ले रखी हो क्या? और जो आपका दूसरा जो रहेगा मैनेजर, वो चेक करेगा, तो वो चेकर हो गया, राइट। लेकिन वहीं पे जो टेलर की बात होती है, टेलर ने क्या किया? टेलर ने कोई एंट्री करी, मेक करा, वो मेकर हो गया। चेक कौन करेगा टेलर के केस में? चेक करेगा उसका ब्रांच ऑपरेशंस मैनेजर। यार वेरी गुड निधि, मतलब जानना चाहता हूं यार, तुम बताओ निधि जल्दी से अपने बारे में, ठीक है। अगर कोई कस्टमर सर्विस ऑफिसर कोई अकाउंट एंट्री या कोई भी कुछ भी करता है ऐसा जिसमें उसको कुछ ना कुछ अप्रूवल चाहिए, या कोई भी ऐसा उसने एंट्री करी है, तो उसको मेकर होगा वो ऑफिसर, और जो मैनेजर होगा उसको चेक करेगा, चेकर कहलाएगा, राइट। टेलर के केस में टेलर जो होता है वो मेक करेगा, मेकर होगा, और जो बॉम होता है ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर चेक करता है कि भैया जो उसने एंट्री करी है वो सही है कि नहीं, तो वो चेकर हो गया, बॉम, ठीक है। ये हर जगह आता है, चेकर और मेकर हर जगह होता है बैंक में। ऑलराइट, चलो आगे देखते हैं। नेहा सिंह का काम देखो यार, कस्टमर सर्विस ऑफिसर काम होता है, कस्टमर आ रहा है, कस्टमर की प्रॉब्लम समझो। कस्टमर क्यों आता है, एक ब्रांच में कस्टमर क्यों आता है? पहला, कोई प्रोडक्ट लेने आता है, इंक्वायरी करने आता है, कुछ पूछने आता है, राइट। कोई दिक्कत है उसका समाधान लेने आता है, दिक्कत शेयर करने आता है। यही सब रीजन हो सकते हैं। पैसा जमा करने आ रहा है, पैसा निकालने आ रहा है, यही सारे रीजंस होते हैं कुल मिला के।
तो यहां पे और क्या है, कस्टमर सर्विस ऑफिसर काम है, जो कस्टमर आ रहा है उसको ग्रीट करो, उसको समझो उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों आया, मतलब पहले रीजन समझो क्यों आया, क्या प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन कैसे बेस्ट तरीके से दे सकते हो। एंड अगेन आपको टोन एकदम सॉफ्ट टोन रखनी है, सॉफ्ट टोन, पहली चीज सॉफ्ट टोन। दूसरी चीज कपड़े, कपड़े ये टी शर्ट्स नहीं चलते हैं वहां पे प्रॉपर शर्ट्स चलती है विथ टाई, ये हमेशा बंद होता है टाई। इंटरव्यू देने जाओगे यू हैव टू वियर अ टाई, नहीं तो आपका इंटरव्यू नहीं होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। शर्ट्स, शर्ट पैंट फॉर बॉयज, शर्ट पैंट, फॉर्मल शूज, एक शूज आते हैं लोफर्स कहा जाता है, वो नहीं चलते, फॉर्मल शूज लेस विदाउट लेस अकॉर्डिंग टू यू, राइट, दो ही होते हैं फॉर्मल शूज, ब्राउन और ब्लैक, दैट्स इट। एसओ को क्यों अलाउ नहीं होता है कैश पर, एसओ को अलाउ क्यों होगा भाई, कैसा क्वेश्चन है, एसओ का काम क्या है, सेल्स का काम है, वो सेल्स से काम करेगा ना भाई। एसओ का काम क्या है, एसओ का, तुम सेल्स ऑफिसर की बात कर रहे हो तो सेल्स ऑफिसर काम है सेल्स पे काम करना, सेल्स करना, वो सेल्स करेगा, राइट, क्रॉस सेलिंग करो वहां पे, तुम्हारा काम तो ये है ना। कैश, कैशियर का काम है कैश मैनेज करना, तो वो अब अलग अलग प्रोफाइल बना रखी है ना, अलग अलग पोजीशन है। अब तुम बोलोगे कि यार नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट साहब के पास क्यों नहीं बैठते, वो प्रेसिडेंट के कुर्सी पे क्यों नहीं बैठते, क्यों बैठेंगे, ये तो क्वेश्चन तो वो हो गया ना, क्यों बैठेंगे, उनका काम है प्राइम मिनिस्टर वाला, पीएम है वो, तो पीएम की सीट पे ना बैठेंगे, राइट, तो काम सौंपा गया यार। ये तो मेरा एक स्टूडेंट है, अब आजकल आई डोंट नो, आजकल अभी इसमें है नहीं, वो अभी ब्रांच में ही होगा, अंकित विश्वकर्मा, आप लोग जानते होंगे पुराने स्टूडेंट। तो अंकित विश्वकर्मा को मैंने यही 21 डेज की ट्रेनिंग दी थी, वो ट्रेन किया था मैंने उसको, एंड उसका हमने लाइक जो मैंने ट्रेनिंग दिया था ना, तो हमने ऐसे रैंडमली 3 लोगों को इंटरव्यू करवाया था, सॉरी बहुत लोगों का इंटरव्यू करवाया था हमने आईसीआईसी बैंक में, और उसमें से 3 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। अंकित विश्वकर्मा ने सेल्स में हुआ था, अंकित विश्वकर्मा ने काफी कुछ मेरे से सीखा था, सब कुछ सीखा था ऑब्वियसली यार। तो उसने ना, उसका नॉलेज अच्छा था, नॉलेज बहुत अच्छा था, एंड पटना से था, वो पटना से है मतलब। तो उसने सेल्स में ज्वाइन किया एज अ सेल्स ऑफिसर इन आईसीआईसी बैंक। अब उससे ब्रांच मैनेजर थोड़ा इंप्रेस हुआ, ब्रांच मैनेजर ने एक मीटिंग रखी, एक मीटिंग रखी 1-on-1, बात किया जाकर, उसने अंकित से पूछा, ब्रांच मैनेजर ने कुछ 2-4 सवाल बैंकिंग से रिलेटेड, ये सारी चीजें, ये एंट्री वेंट्री से रिलेटेड, उसको समझ में आ गया, उसने आंसर दे दिया सारा। ब्रांच मैनेजर खुश हो गया कि लड़का सेल्स में है लेकिन उसको पूरा कैशियर का नॉलेज है, एंट्री का नॉलेज है, उसको कैशियर बना दिया। हाँ सही सुना, कैशियर बना दिया। और सेल्स में ऐसा नहीं सालों में काम किया था, 2 महीना काम किया था सेल्स में, बस उसी आईसीआईसी बैंक में 2 महीना काम किया। ब्रांच मैनेजर ने बोला यार आके बात करते हैं, थोड़ा बैठो, बैठा, बात किया, बस कैशियर बना दिया। ठीक है, तो आज वो एज अ कैशियर काम कर रहा है। आज मेरी बात प्रॉपर होती है, रोज होती है, हर दूसरे तीसरे उसका मैसेज आता है, मेरी बातचीत होती रहती है। एब्सोल्युटली, शैलेंद्र सबको पता है यार, आरा डिस्ट्रिक्ट से है, एग्जैक्टली आरा से है, वो आरा से है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो आप, अगर आपको ये लगता है कि सर इन सब चीजों से कुछ नहीं होता, यही है रामबाण दोस्तों, यही है रामबाण, यही आपकी जिंदगी में बेड़ा, आपका बेड़ा पार यही करेगा, कुछ नहीं करने वाला। कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ नहीं देंगे, ठीक है, देंगे अपनी जगह देंगे, लेकिन जब तक ये है ना ज्ञान, बस आपका कद, आपका पैसा, आपका सपना अपने आप बनता रहेगा, बढ़ता रहेगा, सिंपल है यार। ठीक है, मैं अपने एग्जांपल दूं एक बार दोस्तों, मैंने कोई एमबीए नहीं किया, ये सब कहने की बात होती है, एमबीए नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। लाओ मेरे सामने कोई एमबीए वाला इंसान लाओ, हाँ अभी मैं भी डरता हूं, हाँ बशर्ते हैं वो एमबीए जो मेरे सामने लाओगे वो आईएम्स या टॉप 20 स्कूल करना हो, बस फिर लाओ मेरे सामने, मैं बताता हूं। फिर कैलकुलेट करते हैं कितना तुम कमाते हो, कितना हम कमाते हैं, ज्यादा नहीं बोलूंगा, छोड़ो। चलो, निधि सिंह इज सेइंग कुछ वीडियोस देखा बस एंड बैंकिंग ओनर्स पढ़ा, वेरी गुड निधि, तो थोड़ा और अच्छे से पढ़ो और अच्छा एक्सपर्ट बनो। ठीक है, ये हो गया। कस्टमर सर्विस का काम सिंपल होता है, कस्टमर को सर्व करना, कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करना, क्रॉस सेलिंग करना, यही सब काम उनका होता है। सर्विस मैनेजर बड़े बड़े इनके टास्क जो आते हैं, कस्टमर की प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करते हैं, और एक अप्रूवल केस पे कस्टमर मैनेजर्स रहते हैं। ठीक है, तो इनका काम ये भी होता है कंप्लायंस चेक करना, टीम ब्रीफ करना, परफॉर्मेंस रिव्यू करना, ये सारी चीजें होती है। मेकर चेकर का मैंने अभी बता दिया, मेकर चेकर क्या होता है ये मैंने समझा ही दिया आप लोगों को। सुरभि शर्मा के बारे में बात करते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर।
दोस्तों रिलेशनशिप मैनेजर बहुत जरूरी चीज है। रिलेशनशिप मैनेजर आप लोगों को पता होगा क्या होता है। रिलेशनशिप मैनेजर देखो यार, एक ऐसा इंसान है रिलेशनशिप मैनेजर क्या होता है, इनका काम क्या होता है, जल्दी से समझ लेते हैं यार। एक आपको रिलेशनशिप मैनेजर जो होता है वो 25,000 भी कमाता है, वो 1.5 लाख महीना भी कमाता है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि जो आपको कस्टमर सौंपे गए हैं, रिलेशनशिप मैनेजर को कुछ कस्टमर दिए जाते हैं। यानी कि आप जैसे मान लो कि आपने कौन सा ब्रांच है, एक्सिस बैंक डीएलएफ फेज 1 में इसने ज्वाइन किया एज अ रिलेशनशिप मैनेजर डीएलएफ में, ठीक है। अब वहां पे इसको जो कस्टमर की डेटा दिया गया है, वो कस्टमर का डेटा ऐसा है कि जो महीने का 50,000 कमाते हैं, जो महीने का 50,000 कमाते हैं वो डेटा है। यानी कि रिलेशनशिप मैनेजर को क्या करना है, उन सारे कस्टमर से जो भी डेटा दिया 100 200 500 400, उन डेटा से उन कस्टमर से कनेक्ट होना है, कनेक्ट करना है, कनेक्ट करके उनको बताना है कि बॉस मैं आपका रिलेशनशिप मैनेजर हूं और आपको कोई भी बैंकिंग प्रॉब्लम हो आपको मुझसे कनेक्ट करना है। और रिलेशनशिप मैनेजर क्या करता है, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की पूरा लेखा जोखा रखता है, एग्जिस्टिंग कस्टमर को हर तरह से। मिथुन क्या बात है, मजा आ गया मिथुन, बहुत ही बढ़िया बोला है मिथुन ने बोला रिलेशनशिप मैनेजर जो होते हैं, मतलब उससे शॉर्ट में बोला, मैं एक्सप्लेन करता हूं। मिथुन ने बोला जो रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं उनका जो ग्रेड होता है वो असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर और मैनेजर तुम भूल गए, सीनियर मैनेजर भूल गए, डायरेक्ट एवीपी ले आए। असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर और एवीपी लेवल तक मिथुन एवीपी लेवल तक आरंभ हो सकते हैं। वेरी गुड मिथुन, गुड जॉब। यानी कि रिलेशनशिप मैनेजर एक काम है, प्रोफाइल है, और उनकी जो डेजिग्नेशन होता है, जो ग्रेड होता है, वो असिस्टेंट मैनेजर भी आरएम बन सकता है, डिप्टी मैनेजर भी बन सकता है, मैनेजर भी बन सकता है, सीनियर मैनेजर भी बन सकता है, और एवीपी लेवल तक के लोग भी आरएम के तौर पे काम करते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या होता है, एवीपी है तो सैलरी और अपने आप 1.5 लाख रुपए के आसपास तो होगी ही होगी, राइट। 1.5 लाख मतलब लाख 1.5 लाख के बीच में होगी ही होगी, तो आपको ये समझना पड़ेगा। एंड अगेन काम क्या होता है आरएम का काम होगा जो कस्टमर दिया गया है आपको 100 200, उनके साथ कॉल करना, कनेक्शन बनाना, रिलेशनशिप बिल्डअप करके चलना, दुनिया की जितनी भी बैंकिंग की प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन देना, बेस्ट टू बेस्ट सर्विस देना। और इन शॉर्ट ये सारे मशक्कत क्यों भैया, उनको समझ के उनको प्रोडक्ट पिच करना है। सेल्स तो करना ही पड़ेगा ना गुरु, सेल्स के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। सेल्स 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 एंड सेल्स, तो सेल्स निकालना होगा, सेल्स करना होगा, ये होता है रिलेशनशिप मैनेजर काम। आज के बाद कोई नहीं बोलेगा कि रिलेशनशिप मैनेजर ऑपरेशन काम करता है। कोई ऑपरेशन क्या होता है, व्हाट इज ऑपरेशन? ऑपरेशन का मतलब होता है काम करना। ये ऐसे क्वेश्चंस मत किया करो कि सर ऑपरेशन में जॉब दिला दो। ऑपरेशन का मतलब होता है काम करना, ब्रांच ऑपरेशंस। अगर ब्रांच ऑपरेशंस में बैठे हो, दैट इज कॉल्ड ब्रांच बैंकिंग। जो सेल्स ऑफिसर होते हैं वो भी ब्रांच बैंकिंग का पार्ट होते हैं। सेल्स ऑफिसर कहां, बाहर थोड़ी बैठते हैं यार, सेल्स ऑफिसर भी ब्रांच के अंदर ही तो बैठते हैं। तो ब्रांच बैंकिंग का ही पार्ट है, रिटेल बैंकिंग का ही पार्ट है सेल्स ऑफिसर्स, रिलेशनशिप मैनेजर्स, रिलेशनशिप ऑफिसर्स, पर्सनल बैंकर, ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, ये सब रिटेल बैंकिंग या फिर ब्रांच बैंकिंग का ही पार्ट होते हैं। ठीक है, गलती मत करना आज के बाद। अब और दूसरी बात मैंने बताया रिलेशनशिप मैनेजर, अब इनकी जो सैलरी का डिफरेंशिएशन होता है ना, वो कैसे होता है ये समझते हैं जल्दी। अभी मैंने ऑलरेडी बताया वैसे इस पे, तो इनकी जो सैलरी का जो चेंजेस होते हैं, मैंने अभी बोला 25,000 भी कमाते हैं ये लोग, और ये लोग यार 1.5 लाख महीना भी कमाते हैं। कैसे? एक रिलेशनशिप मैनेजर है, इसके पास मान लो 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस है, ये आरएम बन गया, इसको असिस्टेंट मैनेजर का ग्रेड मिला है, ठीक है, और इसकी सैलरी है अभी 25,000 रुपए, 25,000 की सैलरी है। इसके जो कस्टमर होंगे, राइट, कस्टमर, इसको बोलते हैं टिकट साइज। कस्टमर की वैल्यू कितनी बड़ी है, टिकट साइज। कस्टमर की जो टिकट साइज है, इसके जो कस्टमर की टिकट साइज है वो 10-20 हजार है, 10-20 हजार, 30 हजार, 50 हजार तक की है। यानी कि बहुत बड़े कस्टमर नहीं है, छोटे कस्टमर है जो ये मैनेज करेगा, डील करेगा जिनके साथ, राइट। उनको क्या डील कर सकता है, सेविंग काउंट्स के बारे में बताएगा उनको, और ऑलरेडी सेविंग काउंट्स है, मतलब जो आपको डेटा दिया गया है ना, उस डेटा में आपको पूरा इंफॉर्मेशन रहेगा कि ये जो कस्टमर है हमारे पास, दीपक मिश्रा जो करके कस्टमर है, दीपक मिश्रा ने कौन कौन सा प्रोडक्ट लिया है बैंक से, राइट। आपके पास पूरा इंफॉर्मेशन रहेगा, इसका पूरा लेखा जोखा रहेगा, इसका कोई इशू नहीं है। तो उसी के पूरे प्रोफाइल को देखकर आप पिच कर सकते हो। दूसरी चीजें, आप बैंक में अगर जाओगे, आरएम बनते हो, सेल्स में जाते हो, सेल्स ऑफिसर में जाते हो, आरएम बनते हो, कैशियर बनते हो, सर्विस में जाते हो, कुछ भी जाते हो, आपको इस पे ध्यान देना होगा। लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, आपको सबसे ज्यादा बैंक जो होती है वो यही करवाती है,
ठीक है, बताऊंगा देवराज, रुको। ऑलराइट, यही चीज होती है। एंड यहां पे क्या होता है, टिकट साइज थोड़ी कम होती है। वहीं पे एक रिलेशनशिप मैनेजर जिसके पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, उसकी सैलरी 40,000 के आसपास है, उसका जो हो सकता है, जो उसका टिकट साइज है वो 1 लाख 2 लाख के आसपास हो, यानी कि 1 लाख 2 लाख वाले कस्टमर डील करेगा। यानी कि जो इनके या तो इनके अकाउंट में 1 लाख 2 लाख पड़े हैं, या तो इनकी सैलरी अच्छी है, ठीक ठाक है, लाइक ठीक ठाक सैलरी है, 1 लाख के आसपास सैलरी है, ठीक है, ऐसे। और जो बड़े रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं जिनकी सैलरी 1 लाख तक होती है, राइट, और ये बड़े कस्टमर डील करते हैं, जो बड़े कस्टमर डील करते हैं, जिनका पैकेज होता है 2 लाख 3 लाख का पैकेज, सॉरी, जिनका महीने की सैलरी 1 लाख 2 लाख होती है, 3 लाख होती है, तो वैसे वो करते हैं। वहीं पे और भी रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस, एनआरआई कस्टमर से डील करते हैं जो लोग। कुछ ऐसे रिलेशनशिप मैनेजर भी होते हैं जो एनआरआई कस्टमर से डील करते हैं, राइट, नॉन रेसिडेंट इंडियन से डील कर रहे हैं। तो भाई ऑब्वियसली बात है, वो बड़े क्लाइंट्स हैं, उनका टिकट साइज बहुत बड़ा होगा। कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं जो सिर्फ किसमें काम करते हैं, B2B में, ये बड़े लोग होते हैं भाई, इनकी सैलरी लाख रुपए के ऊपर होती है। ये किसी इंडिविजुअल या रिटेल कस्टमर से डील नहीं करेंगे, ये डायरेक्ट कंपनी से डील करेंगे। इनके क्लाइंट्स कौन होंगे, कंपनीज होगी इनकी क्लाइंट्स, कोई छोटे मोटे लोग नहीं होते, अच्छी प्रोफाइल होती है इनकी सैलरी होती है 80-90 हजार से लेकर 1.5 लाख तक, यही लोग होते हैं। हाँ, और कुछ लोग होते हैं जो HNI क्लाइंट से डील करते हैं, हाईली नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, HNI, हाईली नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, वो कस्टमर जो थोड़े VIP टाइप होते हैं, बड़े कस्टमर होते हैं। और जैसे हमने बोला अभी हमारा एक्सिस बैंक का जो PBRM वाला प्रोग्राम चल रहा है, राइट, उसमें PBRM वाले जो कस्टमर होंगे, प्रायोरिटी बैंकिंग वाले जो कस्टमर होंगे, वो आपके कहते हैं उनको क्या कहा जाता है, एफ्लुएंट कस्टमर्स, उन्हें एफ्लुएंट कस्टमर कहा जाता है। ये कस्टमर जो होते हैं वो HNI से थोड़ा सा कम होते हैं, नीचे होते हैं, HNI से एक पोजीशन नीचे होते हैं, एफ्लुएंट कस्टमर। ये थोड़ा सा लिख लेना, वो बना नहीं उसमें, एफ्लुएंट कस्टमर, AFFLUENT, एफ्लुएंट कस्टमर्स, ठीक है। एफ्लुएंट कस्टमर्स की जो सैलरी होती है वो सालाना पैकेज 15 लाख से 50 लाख होता है। ये मैं एक्सिस बैंक का स्पेसिफिक बात कर रहा हूं, ठीक है। 15 लाख से 50 लाख वाले जो कस्टमर्स होते हैं वो एफ्लुएंट कस्टमर्स में आते हैं। और HNI, हाईली नेटवर्थ इंडिविजुअल, वेरी गुड, टॉक इंग्लिश, करेक्ट। तो हाईली नेटवर्थ इंडिविजुअल थोड़े से और बड़े होते हैं, जो जाहिर सी बात है 50 लाख से ज्यादा ही होंगे, 50 लाख से ज्यादा। और इसके बाद आता है, एक और आता है, क्या पता है, UHNI, अल्ट्रा हाईली नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, और बड़े लोग, उनके भी रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं, लेकिन वो रिलेशनशिप मैनेजर छोटे मोटे नहीं होंगे, वो वेल्थ मैनेजर टाइप होंगे, बहुत नॉलेज होता है उन RMs को। तो दोस्तों ये RM की प्रोफाइल है, सोचो कितनी बेहतरीन प्रोफाइल है। बट हम, सर क्या गली गली में घूमना है क्या सर क्या खाली हमको रोड पे रहना है क्या सर फील्ड वर्क नहीं होगा सर। बेटा फील्ड वर्क नहीं होगा, बैंकिंग का सपना भूल जाओ। अगर सेल्स नहीं होगा, बैंकिंग का सपना भूल जाओ। रिलेशनशिप मैनेजर को जब मान लो तुम्हें 200, तुम RM हो, रिलेशनशिप मैनेजर हो, तुम्हें 200 कस्टमर मिले, तुमने सारे 200 कस्टमर को घुमा डाला फोन, तुमने सारे 200 कस्टमर से मिल लिया, तुम्हें कुछ निकला नहीं, क्या करोगे इस केस में? इस केस में तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं। इस केस में तुमको कोल्ड कॉलिंग करनी पड़ेगी, मार्केट में उतरना पड़ेगा, लोगों के साथ जाके बात करना पड़ेगा, दुकानों में जाना है, घरों में जाना है, इंस्टीट्यूट में जाना है, कंपनीज में जाना है, और फिर उस केस में जाना पड़ेगा। ये वो केस है जब आपके पास कस्टमर बचे ही नहीं कोई, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। भैया धंधा तो लाना पड़ेगा ना। और हाँ, रिलेशनशिप मैनेजर जरूरी नहीं है कि सिर्फ एग्जिस्टिंग कस्टमर पे ही डील करे, नहीं, नए कस्टमर भी ला सकता है। ऑब्वियस सी बात है, कोई नया कस्टमर तुम्हारे पास आ रहा है, बोल रहा है सर मुझे लाइफ इंश्योरेंस कराना है, बताओ क्या करूं? तुम बोलोगे नहीं एक काम करो, वहां चले जाओ, ऐसा बोलोगे? कभी नहीं बोलोगे। वो तलाश में रहते हैं कि कोई कस्टमर आए, बस उसको लपक ले। ये होता है, बैंक पे जाओगे समझ में आ जाएगा। सौरभ पटेल बैंक इंग्लिश में इंटरव्यू नहीं दे पाते हैं सर, इसका सेशन होगा, डोंट वरी सौरभ पटेल, इसका सेशन भी करूंगा मैं। क्लियर है गाइस? रिलेशनशिप मैनेजर। उसके बाद और क्या है देखते हैं हमारे पास, और क्या है हमारे इस ज्ञान के घड़े में। ज्ञान के घड़े में और क्या है? रिलेशनशिप मैनेजर की सक्सेस स्टोरी हमने बता दी है। ये सक्सेस स्टोरी है। अंकुर जैन, देखो मैं आ गया। पर्सनल बैंकर, देखो पर्सनल बैंकर भी वही होता है यार। पर्सनल बैंकर और रिलेशनशिप मैनेजर में ऑलमोस्ट कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम होता है। पर्सनल बैंकर भी एक तरह का वैसी है, ठीक है। नाउ व्हाट नेक्स्ट, वी हैव ब्रांच हायरार्की। देखना यार, ब्रांच हायरार्की समझना। ब्रांच की हायरार्की मतलब होता है कौन से पोजीशन पर है, उसे हायरार्की बोलते हैं, ठीक है। टेलर हो गया, सबसे पहले टेलर होता है, एंट्री लेवल पे टेलर हो गया, ठीक है। टेलर, उसके बाद टेलर कस्टमर सर्विस एक ही साथ होता है। टेलर हो गया, कस्टमर सर्विस वाले और सेल्स वाले सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं,
थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद आता है आपके सर्विस मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, और आपके पर्सनल बैंकर, और आपके यहाँ पे ये सब आ गया, ठीक है। रिलेशनशिप ऑफिसर भी आता है बीच में, ऑपरेशन मैनेजर आ गया, पर्सनल बैंकर आ गया, ब्रांच मैनेजर आ गया, ठीक है। तुमने पूछा था रिलेशनशिप ऑफिसर उसमें डिफरेंस क्या है, तो कुछ नहीं है, डिफरेंस कुछ नहीं है। रिलेशनशिप ऑफिसर बस यही है, टिकट साइज का फर्क है। रिलेशनशिप ऑफिसर को भी कुछ ऐसा कुछ ऐसा कभी कभी क्या होता है, रिलेशनशिप ऑफिसर को कोई पोर्टफोलियो या कोई कस्टमर प्रोफाइल नहीं दिया जाता, राइट। कस्टमर जो भी आ रहा है वॉक इन उनको पिच करो और करो आगे प्रोसेस, ये होता है। रिलेशनशिप ऑफिसर बस वही है, थोड़ा सा आरएम से कम वो होता है। जैसे मैंने बोला कि आरएम वो जो 25,000 वाले महीने के लोग होते हैं वही आरओ है, वही रिलेशनशिप ऑफिसर है एक तरह का, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं है, टिकट साइज का ही डिफरेंस है। छोटे कस्टमर देखेगा, मैनेज करेगा, बड़े कस्टमर भी मिल सकते हैं, ऐसा है, ठीक है। सर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसमें फ्रेशर को कौन सी जॉब मिल रही, रोल मिल सकती है? स्वप्निल भारद्वाज एक बार बताऊंगा, लास्ट टाइम बताऊंगा, क्योंकि मैं हमेशा बोल रहा हूँ, नहीं लास्ट टाइम नहीं बताऊंगा, हमेशा बताऊंगा, डोंट वरी। कोई भी बैंक हो, अगर आप एज अ फ्रेशर जाते हो तो आपको एक ही चीज मिलेगा, एंड दैट इज सेल्स ऑफिसर, दैट्स इट। इतने इसमें आपको अगर माथापच्ची करना है, इस पे अगर आपको रिसर्च करना है, आपको अगर वेट करना है, कर लो, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल, फिर भी सेल्स की ही जॉब रहेगी, ठीक है। 15 साल का एक्सपीरियंस रखता हूं, 15 साल से काम कर रहा हूं, 15 साल से देख रहा हूं, यही सारी चीजें हैं। कई हजार बच्चों को अंदर घुसाया है बैंकों में, तो इसका मतलब पता है मुझे, मैं तो इसी चीज में हूं ना, तो मैं गलत नहीं बताऊंगा, आपको पता होना चाहिए। अब सबसे पहले बात, सबसे अच्छी बात आती है ब्रांच मैनेजर की बात। क्या, देखो मैं एक बार फिर से बताता हूं। आप जब ब्रांच में सबसे पहले नीचे लेवल पे कौन आता है, सबसे स्टार्टिंग में सेल्स ऑफिसर आते हैं, राइट। सेल्स ऑफिसर के साथ साथ आते हैं कस्टमर सर्विस ऑफिसर। बहुत जगह कस्टमर सर्विस ऑफिसर को भी फ्रेशर में ले सकते हैं अगर वो एमबीए कुछ एमबीए होता है। उसके बाद आते हैं आपके टेलर और कस्टमर सर्विस ऑफिसर, ऑलमोस्ट बराबर होते हैं, राइट। ये इसमें कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन मतलब इसमें कोई श्योरिटी नहीं है, हो सकता है भाई, बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। सेल्स ऑफिसर, टेलर, कस्टमर सर्विस ऑफिसर बराबर हो गया एक तरह से, ठीक है। कहीं कहीं डिफरेंस आ गया। उसके बाद आता है, उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका आपके सर्विस मैनेजर्स आएंगे, रिलेशनशिप मैनेजर्स आएंगे, देन आपके पर्सनल बैंकर्स आएंगे, रिलेशनशिप ऑफिसर्स आएंगे, राइट। उसके बाद आएगा थोड़ा सा ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर, ब्रांच सेल्स मैनेजर, राइट। और फिर उसके बाद आता है ब्रांच मैनेजर। इतना आ गया। ब्रांच मैनेजर के बाद क्या आता है, ये देखो। ब्रांच मैनेजर के बाद आता है सबसे पहले क्लस्टर हेड। भाई ब्रांच हेड था ना, ये तो एक ही ब्रांच देखेगा। ब्रांच हेड का मतलब एक ही ब्रांच का मालिक, उस ब्रांच का मालिक एक ही है। उसके बाद आएगा क्लस्टर हेड। क्लस्टर हेड क्या करेगा, क्लस्टर हेड 2 3 4 5 ब्रांच का एक अकेला मालिक, पूरे 2 3 4 5 ब्रांच का अकेले वो मैनेज करेगा, राइट। तो वो क्लस्टर हेड कहलाएगा। क्लस्टर हेड के बाद सर्कल हेड। सर्कल हेड क्या होता है, सर्कल हेड होता है 2 3 4 5 क्लस्टर को एक अकेले जो आदमी देखेगा वो सर्कल हेड होगा, राइट। अब ये सर्कल हेड देखो, ये डिफरेंस है, कई कई बैंक्स में सर्कल हेड नहीं होता, रीजनल हेड होता है, कहीं कहीं रीजनल हेड नहीं होता, जोनल हेड होता है। तो एक एक स्टैंडर्ड में बता रहा हूं सिर्फ। ब्रांच हेड के बाद क्लस्टर है, क्लस्टर के बाद सर्कल है। सर्कल हेड क्या करेगा, सर्कल हेड मैंने बताया कई सारे क्लस्टर हेड को मैनेज करेगा। अब रीजनल हेड क्या करेगा, रीजनल हेड कई सारे सर्कल हेड को मैनेज करेगा, यानी कई सारे ब्रांचेस को मैनेज करेगा। रीजनल हेड हो सकता है, रीजनल हेड पूरा यूपी देखे, हो सकता है रीजनल हेड पूरा नॉर्थ इंडिया देखे, साउथ इंडिया देखे, ऐसा भी हो सकता है। डिपेंड करता है बैंक में कितने ब्रांचेस हैं और कितने कितने क्लस्टर्स हैं, ठीक है। और रीजनल हेड के बाद क्या होता है, फिर उसके बाद आ जाता है बिजनेस हेड वगैरह। बिजनेस हेड के बाद क्या आता है, सी सूट रोल और डायरेक्टर पोजीशन हो जाता है। सर साइड में रहो, स्क्रीनशॉट लेना है। अरे क्यों स्क्रीनशॉट लेना यार, ये पीपीटी दे दूंगा ना। एक्टिविटी करो, पीपीटी लेके जाओ। एक्टिविटी करो, एक हाथ से दे, एक हाथ से ले। एक्टिविटी पीपीटी, एक्टिविटी पीपीटी, दैट्स इट। तो गाइज अगर आपको पीपीटी चाहिए तो एक्टिविटी करिए और पीपीटी लेके जाइए, बात सिंपल है। मैं आपके जो टेलीग्राम का ग्रुप है ना उसमें मैं डाल दूंगा, ये शेयर कर दूंगा पीपीटी, डोंट वरी। चलो आगे देखते हैं। ये हो गया ब्रांच मैनेजर का। एक बार रोड मैप समझ लेते हैं, ब्रांच मैनेजर का रोड मैप क्या होता है, कैसे बनते हैं ब्रांच मैनेजर। जल्दी से इसको वाइंड अप करना है मुझे भी। देखो यार, ब्रांच मैनेजर का काम पहले क्या है ये समझ लो। ब्रांच मैनेजर काम होता है पूरे ब्रांच को मैनेज करना। ऑपरेशन मैनेजर उसको रिपोर्ट करता है ब्रांच मैनेजर को। ब्रांच मैनेजर ट्रेनिंग वगैरह देखता है। ब्रांच मैनेजर कंप्लायंस, यानी कि जो पॉलिसी बनाई गई है वो फॉलो की जा रही है कि नहीं की जा रही है, ऑडिट पर्पस से सही है कि नहीं, कस्टमर को प्रॉपर कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व की जा रही है कि नहीं की जा रही है। एंड जो सबसे ज्यादा पार्ट होता है ब्रांच मैनेजर का, जिसे हम कहते हैं 70% रेशियो, वो होता है बिजनेस लेके आना। 70% जो ब्रांच मैनेजर का है वो है क्या, बिजनेस, सेल्स,
अब जाहिर सी बात है ब्रांच मैनेजर ग्राउंड में उतर के तो कोल्ड कॉलिंग तो करेगा नहीं, अगर वो कोल्ड कॉलिंग करने लगा तो फिर सेल्स वाले क्या करेंगे। लेकिन ब्रांच मैनेजर आप तभी बन सकते हो जब आपको पूरा अच्छे से सेल्स आती हो, आपको ऑडिट, कंप्लायंस, ब्रांच ऑपरेशंस मैनेज करना आता हो, तो आप ब्रांच मैनेजर बन सकते हैं। सब कुछ आ जाता है, सेल्स नहीं आ पाता, इसलिए सेल्स से शुरुआत करते हैं तो आप ब्रांच मैनेजर भी बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, राइट। क्योंकि अगर आप सेल्स में काम कर रहे हैं, बैठना कहां पर है, ब्रांच में ही बैठना है। इन लोगों के साथ बैठ के आप अपने पूरी चीजें सीख सकते हो। तो ये होता है ब्रांच मैनेजर काम। अब ब्रांच मैनेजर कैसे बना जाए, या ब्रांच मैनेजर बनने के लिए ना डिपेंड करता है आप कौन से प्रोफाइल से शुरू कर रहे हो। आप कोई भी प्रोफाइल से शुरू कर रहे हो, ब्रांच मैनेजर बनना इतना भी, मतलब मैं नहीं बोला इतना ईजी है, टफ भी नहीं है। हाँ, आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है उस हिसाब से। और आप ये बोलोगे सर क्या एमबीए चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं होता, कोई एमबीए की जरूरत नहीं होती किसी भी ब्रांच मैनेजर बनने के लिए, ठीक है। तो 8 से 12 साल ईयर जर्नी टू ब्रांच मैनेजर, बिल्कुल टाइम लगता है। आपको अपने स्किल्स पे काम करना है, एक एक चीज सीखना है, अपने आप को यूनिक क्वालिटी लेके आनी है। दो तीन चीजें बोलूंगा दोस्तों, सेशन खत्म हो चुका है। 2-3 चीजें बोलूंगा। अगर आपको लाइफ में वाकई में आगे बढ़ना है तो एक चीज याद रख लीजिए, कभी भी भीड़ का हिस्सा मत बनिए, भीड़ की वजह बनिए। हमेशा बोलता हूं ये चीज, भीड़ का हिस्सा मत बनिए, अपने अंदर यूनिकनेस लाइए। यूनिक क्वालिटी नहीं है तो जिंदगी में कुछ नहीं होगा। ऑर्डिनरी मत बन के चलो, दुनिया का हर इंसान ऑर्डिनरी इंसान है। अपने अंदर एक वो लेकर आइए, यूनिकनेस। भीड़ का हिस्सा मत बनिए, भीड़ की वजह बनिए, राइट। दूसरा, जिंदगी में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, बस याद रखिएगा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है धोखे से इधर उधर घूम रहे होगे, मैं टकरा गया होगा, मेरा वीडियो टकरा गया होगा और आप यहां पे चले आए, ठीक है। पता है इतना कॉन्फिडेंट क्यों हूं मैं अपने इस सेशन को लेकर, क्योंकि मैंने ये सेशन के जरिए मैंने लोगों को आगे बढ़ते हुए देखा है, और इसका जीता जागते सबूत इसी बैच में मुस्कान, आयुषी, शैलेंद्र, ये सब मुझसे ट्रेन किए हुए स्टूडेंट है। पूछ लो इनसे, अगर ये एक बार भी बोले कि ना हाँ सर 21 डेज का ट्रेनिंग करके जिंदगी नहीं बदली, कुछ मजा नहीं आया। आज एक अच्छी चीज बताता हूं गाइस, मेरा बर्थडे था 9 सितंबर को, जिस दिन मैंने ये बैच शुरू किया था, आपको पता होगा। उस दिन मेरे पास फोन आया आयुषी पांडे, तो उसने बोला कि सर आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है जो मैंने पोस्ट किया हुआ है, और आज उसका सरप्राइज मुझे मिला है। क्या मालूम है, उसने बहुत प्यारा सा गिफ्ट, बहुत प्यारा सा ग्रीटिंग, बहुत प्यारा से कपड़े दिए हैं मुझे, मतलब एज अ गिफ्ट। तो आई एम वेरी ग्लैड। हाउएवर मैं किसी भी स्टूडेंट से अपने गिफ्ट्स नहीं लेता, वो स्टूडेंट जो वर्किंग नहीं है। लेकिन उसने कहा आई एम वर्किंग, मैंने बोला अरे हाँ मैं तो भूल गया था तुम वर्किंग हो यार। तो उसने मुझे किया, ना चाहते हुए मुझे वो एक्सेप्ट करना पड़ा, बट थैंक यू सो मच आयुषी कि तुमने इतना प्यारा सा गिफ्ट दिया मुझे। मैं ये चीज तो डेफिनेटली लिंक्डइन पे भी डालूंगा कि आयुषी ने मुझे गिफ्ट किया। ये बहुत बड़ी बात है यार, किसी फैकल्टी, किसी ट्रेनर, टीचर, गुरु के लिए, कि जो आपने कुछ ऐसा, मतलब मैंने ऐसा कुछ तो किया है कि लोग मुझे इतना लायक समझ रहे हैं कि आप मुझे गिफ्ट कर रहे हैं। हाउएवर प्लीज मुझे कोई गिफ्ट करने की कोशिश मत करना आगे से, बट अभी जो आया आई एम ग्लैड टू हैव दैट। बहुत ही अच्छा गिफ्ट है, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो दोस्तों मैं बस यही कहूंगा कि सर स्टार्टिंग में सेल्स ऑफिसर में जॉब मिलेगा कंफर्म, बट क्या ये ऑफिस वर्क में मिल सकता है क्या? सेल्स ऑफिस वर्क एक ही होता है, आपको सेल्स में ऑफिस में ही बैठना है और ब्रांच में बैठना है और मार्केट में जाना है। मैं बताऊंगा क्यों, पूरा कुछ होगा इसमें, सौरभ पटेल, डोंट वरी, ठीक है। चलो ऑलराइट गाइस, इस पे भी हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। आज का सेशन फिलहाल मुझे ही खत्म करना होगा, एंड प्लीज जुड़िए मुझसे, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वाकई में आपका लाइफ चेंज होगा, आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे एंड कुछ अच्छा किया जाएगा। कोशिश करते हैं कल 2-3 चीज़ें मैं टॉपिक्स लेके आऊँगा। ये जो पीपीटी बनाता हूँ ना, बहुत सोच कर ये चीज़ें बनानी पड़ती है, राइट। ऐसे ही नहीं, हवा में कुछ नहीं होता। थैंक यू सो मच एवरीवन। अब अपने स्किल्स पे काम करते रहो। टास्क ये है, आप लोग रिसर्च करो, आपको आना चाहिए रिसर्च, डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोस। फिर एक लड़का एक कोई आ गया, सर ये कोर्स करने के बाद बैंक में जॉब लग जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं लगेगी बेटा, आप ये मत करो, कोर्स छोड़ो। मैं ऐसे लोगों को डील नहीं करूंगा जो ये पूछता है कि सर इस कोर्स को करने के बाद क्या होगा। दिस इज नॉट अ कोर्स। इस कोर्स को करने के बाद जिंदगी बदलेगी, आपको समझ में आएगा नौकरी कैसे ढूंढते हैं, आप नौकरी के लिए रेडी हो जाओगे, इस बात की मेरी गारंटी है। और तुम शायद बच्चे जो भी हो पहली बार मुझे देख रहे होगे, मेरे लाइव वीडियो में जाके देखो, कितने सारे मैंने जॉब के वॉक इन इंटरव्यूज की वीडियोस बनाई है। रोज मैं 5-5, 6-6 वीडियोस बनाता हूं, कहां कहां पे जॉब निकली है। कहीं ना कहीं तो जॉब लगेगा, लेकिन ये सेशन इसलिए है कि लोगों को बेसिक भी नहीं आता। अगेन, किसी कोर्स को करके जॉब नहीं मिलती है। जॉब कैसे मिलती है? कोर्स में जो स्किल्स है वो सीख के जॉब मिलती है, याद रखिएगा। ऑलराइट,
चलो थैंक यू सो मच एवरीवन। असाइनमेंट, हाँ निधि असाइनमेंट, पहला असाइनमेंट कल वाला जो था, क्या दिया था मैंने असाइनमेंट यार, मैं भूल गया भूल गया कि एक्टिंग कर रहा हूं। क्या था असाइनमेंट? नहीं एक्चुअली मैं भूल गया यार, मैं भूल गया असाइनमेंट क्या था। आज का असाइनमेंट सुन लो। आज का असाइनमेंट है, आपको रिसर्च करना है जीएसटी रिफॉर्म्स जो अभी हुआ है, जीएसटी रिफॉर्म्स जो अभी हुआ है, आप वो जीएसटी रिफॉर्म मुझे व्हाट्सएप पे या जो भी कहीं पे भी रिकॉर्ड करो, और उसी गूगल वाले जो फॉर्म है व्हाट्सएप पे मत दिया करो मुझे यार। सोचो 100 लोगों ने दिया, मैं एक भी नहीं देख पाऊंगा। प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे मत देना, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। टेलीग्राम पे मत देना, आपको देना है गूगल फॉर्म। अभी अगर नहीं खुल रहा है मैं चेक कर लूंगा, गूगल फॉर्म है, वहां पे जाइए, वहां पे अपलोड करिए, असाइनमेंट का ऑप्शन आएगा, ठीक है, वो अपलोड करिए। ऑलराइट, सो अपलोड कर लीजिएगा। जीएसटी रिफॉर्म जो भी आया है, ठीक है, क्या आया है वो आप देखना, 5%, 18%, 40%, जो भी है रिसर्च करिए। और मैं वहां पे कहानी नहीं सुनना, मुझे रिकॉर्डिंग आपको भेजनी है बोलकर, वॉइस रिकॉर्डिंग भेजनी है सिर्फ, और वहां पे कहानी मत बताना मुझे, बस इतना बताना क्या चीज महंगी हुई, सामान नाम लेके बताना, छाता महंगा हुआ कि सस्ता, ये सब ऐसे पूछूं तो बताओ। कार महंगी हुई कि सस्ती, कौन सी कार महंगी हुई, मर्सिडीज महंगी हुई कि सस्ती हुई, टाटा की पंच सस्ती हुई कि महंगी हुई, ऐसे चीजें मुझे जानना है। मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे ये एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करना, ठीक है। डू योर रिसर्च एंड कम टू मी टुमारो। कल, टुमारो नहीं, बिफोर टुमारो मुझे मिल जाना चाहिए। कल जो सेशन होगा 3 बजे के पहले, 3:10 पे सेशन है, 3:10 के पहले मुझे मिल जाना चाहिए। कल का जो टास्क था जिसने नहीं किया, देखो दोस्तों, टास्क करोगे, एक्टिविटी करोगे, तभी मैं सैटरडे को जूम सेशन में आप लोगों को बुलाऊंगा, लाइव करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, नहीं तो नहीं बुलाऊंगा। कल का सेशन ये था कि जो आप लोग सेल्स से अगर शुरुआत करते हो, 18 महीने बाद आप कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, कल की वीडियो, कल का सेशन देख लेना, तभी समझ में आएगा, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, अपना ख्याल रखिए, स्किल्स पे काम करते रहिए। मिलता हूं कल, आऊंगा कल 3:10 पे किसी धमाकेदार टॉपिक को सेलेक्ट करके सोच के लेके आऊंगा, और आप सबके सामने आपको ज्ञान की बारिश करूंगा। आइए और इस ज्ञान की बारिश में भीग जाइए। यार कैसा कैसा लाइन निकल रहा है भाई, कितना अजीब सा लाइन है यार ये तो। चलो एनीवेज, आप जाहिर सी बात है, ज्ञान ही आपको आपका हक दिला सकता है। अपना ख्याल